ऑनलाइन छात्र मुझे सुन पा रहे? समय हो गया? चलिए, कोई डाउट, हम जो बात कर रहे थे उसमें कोई डाउट हो तो पूछें। कोई डाउट? नो डाउट? ये अच्छी बात है। तो एक बनाएंगे जल्दी से, एक विश्व का मानचित्र बना दीजिए। कॉपी घुमाकर एक विश्व का मानचित्र बनाएंगे। ऑनलाइन छात्र वेलकम। शुरू हो गया ऑनलाइन। तो जो छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी लोग विश्व का एक मानचित्र बनाएंगे जल्दी से, जैसे कल सिखाया था, तेजी के साथ। पहले 3 रेखाएं खींच लेंगे। पहले अपनी रेखाएं खींच लीजिए। ये पेंसिल स्केल लाना बंद करो, फ्री हैंड बनाओ। ये कोई दहेज काम नहीं आएगा। गुड इवनिंग टू ऑल। श्यामलाल मीना कह रहे हैं सर एनसीईआरटी पढ़ें कि नहीं? बेटा कब तक ये मजाक करते रहोगे? अभी तक इसी में हो। सारे टॉपर्स, सारे शिक्षक कह चुके, ना तो श्यामलाल मीना ने पढ़नी है, बस लगे हाथ प्रश्न पूछ लेगा एनसीईआरटी पढ़ें कि नहीं पढ़ें। अब देखिए इस बार का जो प्रीलिम्स आया उसमें कई कई प्रश्न है कि नहीं, जो भूगोल के एनसीईआरटी से। तो श्यामलाल मीना काहे मजाक उड़वा रहे हो? हम्म। जो बात जग जाहिर है वो ना करके ये दिखा रहे हो कि तुम बहुत सीरियस हो। ऐसा ना करो। तो जलवायु वाले चैप्टर में जलधारा का मैप दिया हुआ, अच्छी बात है। बना लिए सब लोग? हेलो, अभी भी देखना पड़ रहा है तो लानत है भाई। फर्स्ट सीट पे काहे बैठते हो फिर? हाँ, बैठेगा फर्स्ट सीट पे। सीट लूटनी है बस। शर्मानी चाहिए भाई। यही सब वो दावा ठोक रहे थे ना कि सर ऑफलाइन नहीं होगा तब तक समझेंगे नहीं। हेलो, फुल बेइज्जती करवा रहा है ऑफलाइन की। वंदना कह रही है आप मेरा क्वेश्चन नहीं देखते हो। वंदना जी ज्योग्राफी देखें, आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो करिए ना। बेटा 3 लाइन बनवाई थी, वो काहे नहीं बना रहे हो? ये देखो पंच, वो जो बेचारा डर डर के पीछे से देख देख के बना रहा है। बिटिया एशिया से बड़ा ऑस्ट्रेलिया कैसे हो सकता है? सोच के देखो। एशिया की बेइज्जती ना करो, कैसे मारोगे? उसमें चाइना वाइना है। राम जायसवाल कह रहे हैं बार बार क्लास ऑफ हो रहा है। बेटा बाकी लोग का चल रहा है, थोड़ा अपना भी देखिए ना। तो प्लेट का सीमांत क्या है? बेटा प्लेट के किनारे को प्लेट का सीमांत कहते हैं, इसलिए वो चाचा जो पूछ रहे थे ना एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अपने आप समझ आएगा। थोड़ा सा भाषा हिंदी में देनी है परीक्षा तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है, बन गया। तो अगर मुझे बनाना होता तो मैं सीधा ये लाइन खींचता, इस लाइन पर उत्तर अमेरिका। और क्योंकि मुझे अब ज़रूरत नहीं है उन सब रेखाओं की, तो मैं उसके बिना भी चला सकता हूं, लेकिन आपको अगर चाहिए तो वो रेखा आपको ज़रूर बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये बनना चाहिए था इतनी देर में।
बाकी जो लोग अभी तक बना रहे हैं, आपका पड़ोसी भी बना रहा होगा, तो जितनी बड़ी बड़ी बात उसने की होगी, वो कितना सीरियस है या कितनी सीरियस है आपको पता है। तो सीरियस लोग इस परीक्षा को कर जाएंगे, नॉन सीरियस तो तैयारी करने आते ही हैं, हर वर्ष आते हैं, और मेरे ख्याल से उद्योग उससे ज़्यादा चलता है, नॉन सीरियस से, सीरियस से कम चलता है, सीरियस तो रिजल्ट लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये नीचे मैंने क्या बनाया, अंटार्कटिका, तो ये हमारा अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, एक काम करिए, इसमें जो भी अभी तक हमने किया प्रमुख जल संधियां मार्क करेंगे सभी लोग। तो टेस्ट के साथ शुरू कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है जो नॉन सीरियस है, लेकिन आप और मैं क्लास में दो ही लोग हैं ना, तो अगर आप बैठे हैं, अगर आपको जल संधियां याद हैं तो उन्हें मार्क कर लीजिए। देखें कितने लोग इंपॉर्टेंट जल संधियां जानते हैं। जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए बेटा, अभी क्लास बहुत आगे आ गई, आपसे रिक्वेस्ट है पीछे की क्लास करिएगा। जिन भी लोगों का वॉइस दो बार आ रहा है, एक बार ऑन करके फिर से री लॉग इन कर लीजिए, यहाँ से सब ठीक चल रहा है। अनाउंसमेंट में जो लिंक दिया है वो ओपन नहीं हो रहा, कौन सी अनाउंसमेंट कह रहे हैं बेटा, वो लिख दीजिए। सर सबका ही स्क्रीन ऑफ हो रहा है बार बार, ऐसा है क्या भाई, क्या आप सबका स्क्रीन बार बार ऑफ हो रहा है? दोनों बैच में जल्दी से बताएंगे। हो गया जल संधियां सभी लोगों ने? चलिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट स्थल संधि है तो वो बनाएंगे, स्थल संधि। चलिए, सभी लोगों का परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। कुछ एक केसेस में अगर आपका किन्हीं कारण से बंद हो रहा है तो रीस्टार्ट कर लीजिए, बुरा मत मानिए, चलते रहिए, कक्षा चलती रहने दीजिए, अधिकांश लोगों का ठीक चल रहा है। टेक्निकल टीम इसे मॉनिटर करती रहती है, आप प्लीज अगर कहीं पर अटक जाता है रीस्टार्ट कर लीजिए। स्थल संधियां भी है कहीं पर? कहां पर है? पनामा, बस पनामा? सुएज तो स्थल संधि तो नहीं है। कील कनाल भी भाई, आपसे नहर तो पूछा नहीं हमने, तो स्थल संधि पूछा है, तो जबरदस्ती नहर क्यों कह रहे हैं भाई? जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी का उत्तर देंगे ना। स्थल संधि क्या करती है, दो भूखंडों को जोड़ती है। तो ये एक भूखंड है, क्या है, ये एक भूखंड है, दिख रहा है जो काला मैंने किया, और ये भी एक भूखंड है। ये एशिया का, ये जो है यहां पर आपका म्यांमार आता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इसको इंडो चाइना प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो चाइना। और ये जो छोटा सा हिस्सा है इसको कहते हैं मलय प्रायद्वीप। थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं तो ये ऐसे बनता है, ये इसको कहते हैं इंडो चाइना प्रायद्वीप। इंडो चाइना, ना इंडिया है इसमें ना चाइना है, बट नाम इसका क्या है, इंडो चाइना प्रायद्वीप। और ये जो थोड़ा सा हिस्सा, इसे क्या कहते हैं, मलय प्रायद्वीप। देखिए जरा, दिखाई दे रहा है ये प्रायद्वीप एटलस में या नहीं? एटलस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, विश्व के मानचित्र में दिखाई दे जाएगा, भारत के पूर्व में दिखाई दे रहा है वो हिस्सा, विश्व के मानचित्र में दिखाई दिया ये। भौतिक मानचित्र में देखिए, जब प्रायद्वीप देख रहे होते हैं तो भौतिक मानचित्र देखते हैं, ठीक है। अच्छा यार, ये जितना भी है ना, कौन कौन फिलहाल में बैच ज्वाइन किए, जो करंट अफेयर्स की बात करें, इन्हें डिलीट कर दो ताकि ये खत्म ही हो जाए काम। बेटा पढ़ाई के लिए आए हो, पढ़ाई कर लो। अब ये बताइए, क्या ये एक स्थल संधि होगी कि नहीं होगी? ये स्थल संधि होगी जो मैंने हाईलाइट किया है, जो एरो बनाया है, होगी? कितने लोगों को ये, पहले तो जल्दी से बताइए, ये दोनों मिले या नहीं मिले? यहां पर है सुमात्रा, यहां सुमात्रा द्वीप है, यहां पर जावा द्वीप है, जावा द्वीप, जावा और सुमात्रा मिला।
मिला या नहीं मिला? अब एक काम करना है, अब एशिया का मानचित्र खोल के देखिए, मजा आएगा, ये सब बड़ा दिखेगा। जो आपने छोटे में देखा एशिया का मानचित्र, जल्दी से कंटेंट पेज पे जाएंगे, कंटेंट पेज पे जाएंगे और एशिया देखेंगे। आकाश अनंत कह रहे मलय नहीं मिला। आकाश अनंत ये सामने बना हुआ है, मूर्खता मत करो, यहां पर लिख लो अपनी एटलस में मलय। अगर नहीं मिला तो इसमें मूर्खता करनी बंद कर दो। अब हो चुका है ये कि भाई जब शिक्षक ने बता दिया सब लोगों को दिख गया। अब थोड़ा बड़ा दिखाई दिया है, नहीं दिखाई दिया? ठीक है, सभी लोगों को दिखाई दे गया। क्या वहां पे इंडो चाइना लिखा हुआ है? इंडो चाइना प्रायद्वीप लिखा हुआ है, और छोटा सा हिस्सा जो है मलेशिया है, तो वहां पे मलय लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड में लिखा हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक और एटलस ले लेंगे, वो आप लेने नहीं वाले, आपको लगता है उसमें पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसमें आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो सकता है, उसमें आप इच्छुक है नहीं। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, एक और जादू करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं। और बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? मानचित्र फिर पलट दो, दक्षिण पूर्वी एशिया। फिर से कंटेंट पेज पे जाएंगे, तो कितने लोगों को समझ में आया कि एटलस में जूम कैसे करते हैं? पहले विश्व में देखो, फिर महाद्वीप पे देखो, फिर महाद्वीप के भी टुकड़े को। दक्षिण पूर्वी एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, देखिए जरा पेज पे आ जाइए, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब जरा इसमें देखिए मलय दिख रहा है कि नहीं? अरे ये तो बहुत ही बड़ा हो गया सर, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा दिख रहा था, है कि नहीं? अब सब फंस गए, इतना बड़ा तो सोचे ही नहीं थे सर। मिला कि नहीं? अखिल गुप्ता कह रहा पिछला लेक्चर कैसे देख सकते हैं? अखिल गुप्ता जी वेलकम टू केजीएस। एक ऐप है, उस ऐप में लेक्चर्स क्रमवार तरीके से होते हैं, उन पे जाना है सर और उनको प्ले क्लिक करना है। आशा है अखिल गुप्ता जी आपको समझ आ गया होगा पिछला लेक्चर कैसे देखते हैं। मिला कि नहीं मिला? मिल गया? पड़ोसी से पूछ लो, हमको पता है अभी जूम हो गया, जूम में सबके होश उड़ गए हैं भाई, इतना बड़ा नहीं देखे थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मलय प्रायद्वीप है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि अभी अभी अगर हिंद महासागर, यहां पे हिंद महासागर है, चेक करिए, यहां पे हिंद महासागर है, तो जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया वहां कौन सा सागर है? चेक करके बताएंगे। अंडमान सागर। क्या मैं सही देख रहा हूं? अंडमान सागर। और जब आप अंडमान सागर कहते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि आपने एटलस का सही पेज खोला हुआ है। ठीक है, अब इसके इधर आ जाते हैं, यहां पर कौन सी है खाड़ी? थाईलैंड की खाड़ी। ये भी आपको मिल गया, थाईलैंड की खाड़ी। अच्छा, यहां पे क्या है? प्रशांत महासागर। क्या मैं कह सकता हूं? तो प्रशांत महासागर से अगर हिंद महासागर में घुसना है तो यहां पर बच्चों बहुत सारे द्वीप आते हैं, और इन द्वीपों को पार करते करते, इन द्वीपों को पार करते करते आप इस संकरे रास्ते से निकलकर यहां आते हैं। ठीक है, ये जो संकरा रास्ता है ये एक जलसंधि है। कोई नाम बताएगा मुझे? चेक करके, चेक करके। मलक्का जलसंधि मिल गई, बहुत अहम जलसंधि है भाई, जो हमने बात की, जहां भी मैंने बात की जलसंधियों की, ये सबसे अहम जलसंधि है। पूर्वी एशिया को एशिया से वेस्ट से जोड़ेगी, इसका नाम क्या है? मलक्का जल संधि। कौन से दो देशों के बीच में है? अब ये आपको मुझे बताना है। मलेशिया और, देखकर देखकर देखकर, मलेशिया और इंडोनेशिया। बेटा मुझे मत देखो, एटलस देखो। ऐसे कुछ शर्मीले नौजवान आए हुए, अगर ज्योग्राफी के लिए आए हो तो एटलस देख लो, और अगर उनके लिए आए हो तो फिर इतनी दूर क्यों बैठे हो उनसे? जरा बात कर लो यार, हौसला दिखाओ, कुछ तो बने, नौकरी नहीं छोकरी तो मिले। बताओ यार, पैसा भी बर्बाद कर रहा है, समय भी बर्बाद कर रहा है, मुझे देख रहा है मुस्कुरा मुस्कुरा के। मेरी मैडम मुझे देख लेती मुस्कुरा के, मैं हैप्पी हूं, तुम ना देखो। हाँ, टेंशन दे रहा है। अंडमान सागर, और अभी ऊपर क्या है? ऊपर मलेशिया, नीचे इंडोनेशिया। समझ में आया मलय प्रायद्वीप क्यों कहा गया? क्योंकि मलेशिया का है। ठीक है, यहां तक आ गया। अब यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि यहां पर एक सागर है जिसका नाम है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर से, दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर आने के लिए, हिंद महासागर आने के लिए क्या एक नहर खोदी जाए? नहर खोदी जाए, कहां पे खोदेंगे? नहर खोदी जाए,
तो क्या एक छोटा रास्ता हो सकता है कि नहीं? वो नहर एक स्थल संधि पर खुदेगी। स्थल संधि का नाम क्या है? क्रा स्थल संधि। क्या लिखा हुआ है आपके एटलस में क्रा? अगर लिखा है तो ठीक है, क्रा इस्थमस। अगर नहीं लिखा है, कुछ छात्र कहेंगे सर मेरी एटलस में नहीं लिखा, अब आपको दिख गया, इसका नाम क्या है? क्रा। ये बताओ, ये जो क्रा का इस्थमस है उसी में देश बताओ, इसमें कौन से देश आते हैं क्रा के इस्थमस में? जल्दी देख के बताइए, क्या देशों की सीमा दिखाई दे रही है? कौन सा देश है? म्यांमार कैसे हो सकता है बेटा? नशे में मत रहो, म्यांमार की सीमा होगी। क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है देश की? सर ये तो पता नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा कैसे दिखाई देगी। अरे कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड है कि नहीं? इसके उत्तरी भाग में थाईलैंड है और जो दक्षिणी भाग है वो मलेशिया। तो दो देशों में बटा हुआ है क्रा का इस्थमस। मिला या नहीं मिला? बेटा पड़ोसी से पूछ लो, बेकार में पीएचडी बन के मत दिखाओ ऐसे, मतलब एकदम गंभीर हो गए। ऐसा बहुत ज्यादा हुआ नहीं, मैप देख रहे हैं, पड़ोसी से पूछ लो जल्दी से। इस्थमस ऑफ क्रा है। इस्थमस ऑफ क्रा में अगर अगर एक नहर खोदी जाए तो क्या मलक्का की जगह शॉर्टकट बन सकता है कि नहीं? जल्दी से पूछ लो, जिसको मिल गया है मिल गया है, नहीं तो देख सकते हैं। ठीक है, मिल गया। तो अब यूपीएससी ने बहुत सिंपल प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथन यह था कि अगर दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर आना हो तो इस्थमस ऑफ क्रा से अगर एक नहर बना दी जाए तो शॉर्टकट बनेगी। अब छात्र को पता ही नहीं करा कहां पर है, तो फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? तो आप लोगों को जब मैं इस्थमस की बात करता हूं तो आप लोग एक ही बात करते हो कि वो पनामा का इस्थमस है। क्या मैंने आपको एक और इस्थमस दिखा दिया? ये इस्थमस किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है इंडो चाइना प्रायद्वीप, वो भी एक प्रायद्वीप है और ये भी एक प्रायद्वीप है, इन दोनों को जोड़ता है। क्रा का जो हिस्सा है, सर वहां डमरू मध्य लिखा है। बेटा एक होता है, बचपन में मुझे सिखाया था कि सूर्य के पर्यायवाची आदित्य भी है, होता है, भास्कर भी है, ऐसा है। तो अगर मैं आपको कहूं सूर्य की तरफ देखें और मैं कहूं आदित्य की तरफ देखें तो बात तो एक ही है कि नहीं? होता सर वहां डमरू मध्य लिखा है, तो तुम क्या सोचे वहां डमरू बज रहा है? जल डमरू स्थल डमरू बताएं कि नहीं बताएं? तो इस तरह की मूर्खता मत करें प्लीज। अब फिर वो एक छात्र पूछता है सर एनसीईआरटी पढ़नी क्या? वही इसीलिए तो है ताकि भाषा तो आए, हिंदी में करेंगे तो हिंदी भाषा होनी चाहिए कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये इस्थमस ऑफ क्रा है। कितने देश हैं इस पर? दो देश हैं, मलेशिया इंडोनेशिया। क्या आपको देश दिखे या नहीं दिखे? दिख गए? आपको कहां पर दिखा बिटिया? हाँ, यहां पर देश की सीमा होती है क्या? देश की सीमा राजनीतिक पे भी मिल जाएगी, इसी के पास में। ये तो एशिया के मानचित्र पे चले गए ना बेटा, उसी में देश की सीमा भी होती है। जरा देखिए देश की सीमा का रंग क्या है? सीमा रेखा दिखाई देती है अंतरराष्ट्रीय। उमरान रहमान कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा। बेटा ये छाप लो, एज ए ड्राइंग बना लो। कई बार ऐसा भी होता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये बना लो, तुम्हारे लिए नोट्स हो गए। तुम्हें तो वैसे भी नोट्स लेना था। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गए? तो पहला तो ये इसका मतलब करा हुआ। इस तरह की चीजें जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। जब आपने ये मानचित्र बनाया तो इस मानचित्र में निश्चित रूप से आपने कौन सी जल संधि लिखी है? कौन सी है? बेरिंग जल संधि। यहां पर कौन सी है? डेविस जल संधि। यहां पर क्या है? ड्रेक्स पैसेज। और इसके अंदर क्या है? मैगेलन जल संधि। यहां पर क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। ऊपर डोवर भी मिली आपको, है ना? डोवर भी मिली आपको। यहां भी कुछ मिली, डेनमार्क वाली स्कागेराक। फिर आप यहां नहर से निकले, लेकिन यहां पर अब आप यहां पर हैं और आप इस अहम उसमें घुसे हैं। तो ये क्या है? मलक्का। मलक्का के ऊपर मलय प्रायद्वीप समझ में आ गया, और इंडो चाइना भी समझ में आ गया, और यहां पर ये सारी चीजें। ठीक है, एक हमने यहां पर भी किया, ये हमारा द्वीप, और यहां पर भी हमने कुछ किए थे कि नहीं किए थे? ये कौन सी है? टी फॉर टॉप, टी फॉर टॉरस, बी फॉर बॉटम, बी फॉर बस। इन दोनों के मध्य में कुक, और नीचे भी एक हुआ करती थी पोवो। बार बार जब हम उसको दोहराएंगे, पहली बार जब सुना था तब लगा कैसे याद रहेगा, पर अब तो हम उसमें कई बार जा चुके।
धीरे धीरे जैसे जैसे हम जिन जल संधियों में जाएंगे, क्योंकि आपने चित्रण किया है, वो दिमाग में छपता चला जाएगा। लेकिन ये जरूर समझना है कि जब ऐसी चीजों का नाम लिया जाएगा, ऐसी चीजों का कि भाई इस्थमस बताइए, तो इस्थमस आपको पता होना चाहिए। एक इस्थमस पनामा का हुआ, ये इस्थमस किसका हुआ? क्राका हो गया। ठीक है, अब मेरा काम है आपको हर तरह के प्रश्न बताना, तो मैं आपको जगह जगह पे महासागर बताता हूँ, छोटी छोटी खाड़ियां बनाता हूँ, उस पे नदियां जो जाती हैं वो बताता हूँ। अब मैंने ये बताया कि वो ये भी पूछ सकता है कहाँ से नहर बन सकती है, तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटे छोटे सागरों को समझना जानना? एशिया में बहुत सारे हैं, इसलिए हर एक महाद्वीप का अलग तरह का क्वेश्चन होता है कि नहीं होता? तो एशिया में बहुत सारे हैं, छोटे छोटे सागर हैं, इसलिए हम उन सबको करने वाले। तो ये हुआ पहली चीज। दूसरी चीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं मिल रहा, तो एक छात्र ने लिखा खान सर की एटलस में सब मिल रहा है, तो प्लीज यूज करिए, है ना। बस ये है कि आपको एटलस में एक दो मानचित्र बदलने होंगे। कितने लोगों को जूम करना आ गया? एटलस में जूम का मतलब विश्व, महाद्वीप, महाद्वीप का हिस्सा। जितना जूम करते जाओगे उतना बड़ा दिखता जाएगा। जैसे ही आपको लगे यार मुझे मिल नहीं रहा है, तो समझ लो कि आपने जूम नहीं किया। जूम का मतलब छोटा छोटा। ऐसे ही भारत में भी होता है, पूरा भारत का मानचित्र, फिर उत्तर भारत का मानचित्र, फिर हिमाचल प्रदेश का मानचित्र। आप जितना उसको खोलते जाएंगे उतना बड़ा आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो क्लास चल रही है फिर भी स्क्रीन ऑफ हो जाता है, बताओ कैसे करें? आरती बिटिया एक बार फिर से रिस्टार्ट कर लीजिए, है ना। यहां तक आ गए? अब समुद्र है, समुद्र है। आप यूं समझिए सभी लोग कि ये क्लास है पानी से भरी हुई, क्लास पानी से भरी हुई है। तो समुद्र पृथ्वी का एक बहुत बड़ा तालाब मान सकते हैं। पृथ्वी की सतह का 70% भाग जो है तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ। तो पानी भरा हुआ है, जब तक उस पानी को हिलाया ना जाए तो पानी स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या उस पानी को हिला सकते हैं? कई चीजों से हिलाया जा सकता है। मान लीजिए अगर उस पर तेज हवा बहने लगे, तेज हवा बहने लगे, तो क्या पानी भी हवा के साथ घर्षण की वजह से उस दिशा में चलने लगेगा कि नहीं? ठीक है। अब ये क्लास है, इसके बीच में दो आपको ये रो दिखाई दे रही, दो पंक्तियां दिखाई दे रही, गैप दिखाई दे रही। अगर मैं यहां से एक ब्लोअर लगा दूं और यहां एक ब्लोअर लगा दूं ऑनलाइन छात्रों के लिए, अगर आप एक क्षेत्र में क्लासरूम है और क्लासरूम में दो पंखे अगर हम बीच में लगा दें, तो मुझे बताइए क्या कोने वालों को हवा मिलेगी या बीच वालों को मिलेगी? बीच वालों को हवा मिलेगी। और अगर बीच में कुछ कागज पड़े हुए हैं तो वो उड़ जाएंगे कि नहीं आगे? तो हमारा पूरा महासागर 70% भूभाग पे क्या है? तालाब है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पवनें निरंतर बह रही हैं। तो क्या हमें पवन की पेटियां पता है? 0 से 30 में कौन सी पवन बहती है? वाणिज्यिक पवन। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वाणिज्यिक पवनों की नाली है? वाणिज्यिक पवनों की नाली है। उसी तरह से एक पछुआ पवनों की भी नाली है। तो क्या मैं कह सकता हूं 0 से 30, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, तो 0 से 30 में क्या बहती है? वाणिज्यिक पवन बहती है। बहती कि नहीं बहती? और 30 से 60 में क्या बहती है? पछुआ पवन बहती है। अब जब इधर भी अगर हम 30-30 ले लें और हवाएं यूं चल रही हैं, तो जो पानी होगा बच्चों, यहां पर जो पानी होगा, ये धकेला जाएगा कि नहीं धकेला जाएगा? तो ये निश्चित दिशा में जल का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है। क्या यहां पर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 30 डिग्री की पेटी है ना। 30 डिग्री में तो हवा ऊपर से नीचे आ रही है, बट हवा जो क्षैतिजिक रूप से है, तो वो तो उन्हीं नालियों में बह रही है कि नहीं बह रही? तो क्या हम ये कह सकते हैं 0 से 30 में वाणिज्यिक पवनों के प्रभाव में महासागरों का पानी पूर्व से पश्चिम की ओर धकेला जाता है? सिंपल, समझ में आया? ठीक है। आपकी मेज पर आप पढ़ रहे थे, मेज पर आपने देखा कोई धूल के कण हैं, तो क्या आप फूंक मार के उसे उड़ा देते हो कि नहीं उड़ा देते हो? आप यूं समझिए, फूंक ऐसी फूंक है जो वर्ष भर मारी जा रही। तो यहां के पानी के पास रुकने का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये धकेला जाएगा कि नहीं धकेला जाएगा? जब एक तालाब में, पृथ्वी के आकार के तालाब में, एक महासागर में किन्हीं कारणों से एक निश्चित दिशा में जल प्रवाहित होने लगे, तो उसे जलधारा कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? किन्हीं कारणों से, एक कारण तो मैंने आपको बताया, हवा धकेल रही है, हवा धकेलने की वजह से जो निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? जलधारा। आपने मेट्रो में सफर किया, यहाँ के बच्चे जो मेट्रो में, आप सोचिए मेट्रो आके खड़ी हुई प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई, उसके दरवाजे खुले, तो क्या दरवाजों से कुछ लोग निकल के आएंगे?
दरवाजों से निकल के आएंगे, बाकी जगह तो भीड़ नहीं होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ यात्रियों की धारा निकलती है, वो हटेंगे तो यात्रियों की धारा अंदर भी आ जाती, दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही खुला हुआ स्थान है। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह पर कुछ पेटियां ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर पवनें चलती हैं। उन पवनों को क्या कहते हैं? ग्रहीय पवन कहते हैं, परमानेंट विंड कहते हैं। आप उनका नाम जानते हैं, वाणिज्यिक पवन। ठीक है, उसके चलते जो ये पानी चलने लगेगा तो ये कहलाएगा जलधारा। कौन से महासागर में चलेगा? अटलांटिक में। सब में चलेगा। मेरा काम है जाल बिछाना और तुम्हारा काम है फंस जाना। भाई सब में पवन तो पूरी ग्रह पे चल रही है, जब ग्रह पवन है तो सारा का सारा इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये लीजिए यहां भी चलेगा। इस तरह से ये जो पानी चलता है किसके प्रभाव में चल रहा है? ये चल रहा है पवनों के प्रभाव में, और लंबी दूरी तक चलता है, पूरे के पूरे महासागर में चलता ही रहेगा। तो अगर अगर मैं एक नाव यहां पे छोड़ दूं, अगर मैं एक नाव यहां पे छोड़ दूं तो वो नाव अपने आप तैर के कहां पहुंच जाएगी? यहां पहुंच जाएगी। समझ में? लेकिन अगर मैंने नाव यहां छोड़ दी और ये नाव हवा से चलने वाली है, विषुवत पे छोड़ दी, तो ये नाव बिल्कुल नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी? क्योंकि वो पेटी नहीं है ना। अगर मैंने दो पंखे इन दो पंक्तियों में लगाए तो बीच वाले पे थोड़ी आ रही है। समझ में आया? तो जहां पर भी पवने हैं वो पानी ऐसे प्रवाहित होता है। ठीक है, ये पवने हम जानते हैं। तो इन दोनों धाराओं का नाम क्या रखा हमने? उत्तरी विषुवतीय धारा। इसको क्या नाम दिया? दक्षिणी। कितना आसान नाम है। ठीक है, अच्छा, पानी एक तरफ जाके पहुंच गया। अब पानी इकट्ठा कैसे हो सकता है? पानी को तो पीछे से बहाव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब ये पानी यहां पर रुकेगा नहीं, ये रास्ता ढूंढेगा कि अब कहां जाऊं। तो इसके पास क्या मैं कह सकता हूं, तट की आकृति के कारण ये इसमें घुस जाएगा और पीछे से धकेला जा रहा है तो ऐसे करके बाहर निकलेगा। ठीक है, कहां से निकला? खाड़ी से। क्या नाम है इसका? गल्फ ऑफ मेक्सिको। इसको कहा गया गल्फ स्ट्रीम। क्या कहा गया? कितने लोगों को जलधाराएं समझ में आई? हवा से चलेंगी, अगर बीच में कोई व्यवधान हुआ तो वहां पे एकत्रित होंगी, बट रास्ता तो ढूंढेंगी, कहीं पर भी मोड़ जाएंगी, मुड़ेंगी तो वहां के आसपास के क्षेत्रों से उनका नाम हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? ध्रुवों पर क्या है? बर्फ है, बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल रही है तो यानी वहां पर पानी ज्यादा हो रहा है। तो जहां भी पानी का स्तर ज्यादा होगा तो पानी कहां बहेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर उधर ज्यादा पानी है तो इस तरफ को बह के आएगा, ऐसे बहकर आया। कौन सा सागर है यहां पर? लेब्राडोर सागर। तो जलधारा का नाम क्या है? लेब्राडोर जलधारा। सर ये समझ नहीं आया, लिखवा दीजिए। जनरल ज्योग्राफी में फिर करेंगे, तब तो सिद्धांत करेंगे किन कारकों से जलधाराएं बनती हैं। अभी बहुत सरल सी बात कही कि पूरे वर्ष भर एक तरफ पानी धकेल रहा है, धकेल रहा है, धकेल रहा है, तो वो पानी बह जाएगा कि नहीं उस दिशा में? लंबी दूरी तक एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाले सागरीय जल को जलधारा कहते हैं। इसका आसान मतलब यह है कि महासागर में बहती हुई नदी, ठीक है, इसको जलधारा कहते हैं। ये फिर तटों से टकराएगी, तटों के बाद इसकी दिशा का रूपांतरण होगा, ये कहीं मुड़कर चली जाएगी। ठीक है, इनके नामकरण कैसे होते हैं? जहां से भी ये बह रही होती है उनके कुछ स्थानिक चीजों पे नाम रख दिया गया कि ये भाई लेब्राडोर करंट, ये गल्फ स्ट्रीम। यहीं पर मैंने आपको बताया था, यहीं पर मैंने आपको बताए थे अफ्रीका के इधर कैनेरी द्वीप बताया था। तो यहां पर जो एक जलधारा आती है उसका नाम क्या है? कैनेरी जलधारा। मुश्किल तो नहीं, आगे और सिखा दूंगा। आप लोगों से कहा था पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी में भी है, और अगर आपने मानचित्र देख लिया होगा तो कम से कम अब आपको पता है कि हाँ यहां पर ये जलधारा है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूं। कुछ पानी विषुवत रेखा के पास है और वो ध्रुवों की तरफ जा रहा है। चित्र में दिखाई दे रहा है? कौन सी धारा ध्रुव की तरफ जा रही, जल्दी बताइए। गल्फ स्ट्रीम, चित्र में गल्फ स्ट्रीम दिखाई दे रहा है, विषुवत से जा रहा है। और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो ध्रुवों से विषुवत की तरफ आ रही हैं। कोई दिखाई दे रही?
लेब्राडोर। इनमें कौन सा ठंडा होगा? सभी लोग लेब्राडोर क्यों कह रहे हैं? मैंने तो पढ़ाया नहीं। तो दिमाग है आपके पास, लॉजिक लगा रहे हो सर, बर्फ से पिघल गया है तो वो ठंडा होगा, विषुवत गर्म है, तो क्या उबलता हुआ होगा जैसे अरस्तु बोल के गया था? नहीं, उबलता नहीं सर, सापेक्षिक रूप में। वहां का होगा 1-2 डिग्री सेल्सियस का, यहां का होगा 20-22 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, जैसे जैसे ये विषुवतीय पानी उधर जाएगा उत्तर में तो वो ठंडा होता जाएगा। 20-22 घट के क्या होगा? 16, 16 के बाद 18, 15, 14। लेकिन वहां पे पानी कैसा है? 2, 3, 4, 6। तो जब भी ये वहां भी जाएगा तो वहां के सापेक्ष में तो गर्म होगा। तो जब भी आपकी धारा का पानी, जब भी आपकी धारा का पानी आसपास के पानी से गर्म है, वो धारा क्या कहलाती है? गर्म जल धारा। तो हमारी गल्फ स्ट्रीम, इसे मैं थोड़ा सा रंग बदल देता हूं, ये गर्माहट लेकर जा रही है। यहां पर क्या बह रही हैं? गर्म जलधाराएं बह रही हैं। ठीक है, गर्म जलधाराएं बह रही। अगर ये यहां पर आएंगी तो नॉर्वे के तट पर, नॉर्वे के तट पर, ब्रिटेन के तट पर ज्यादा नमी लाएंगी कि नहीं लाएंगी? तो यहां पे वर्षा होगी कि नहीं होगी? सोच के देखिए, अगर गर्माहट होगी तो नमी आएगी कि नहीं आएगी? अब इसका विपरीत देख लेते हैं। इसका विपरीत क्या है? भाई ये एकदम ठंडा बर्फीला पानी लेकर आ रहा है, एकदम बर्फीला पानी लेकर आ रहा है। तो वैसे ही ठंडा था, समुद्र के ऊपर थोड़ी वाष्पीकरण होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हम ये मानते हैं कि समुद्र जो है नमी लेकर आते हैं, लेकिन चिलचिलाती ठंडे पानी की जो जो समुद्र है, क्या उसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं एक ही अक्षांश, क्या हम ये एक ही अक्षांश पे है कि नहीं? एक ही अक्षांश पे x और y में नमी की मात्रा बदल जाएगी। बदल जाएगी। कहां पे नमी ज्यादा है? सोच के बताइए, कहां पे नमी ज्यादा है? सभी लोग बताएंगे x पे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? तो गर्म पानी है, वाष्पित हो। गर्म का मतलब उबलता हुआ पानी नहीं, गर्म का मतलब यहां 10 डिग्री तो आसपास 2 डिग्री, तो 10 डिग्री भी ठंडा ही होता है। आपको और मैं, अगर मैं आपको 10 डिग्री का पानी से नहाने को कह दूं, आप कहेंगे सर ठंड में मार डाला, लेकिन उसके आसपास तो वो गर्म है कि नहीं? तो ये ज्यादा वो देगा। और वहां वाला क्या देगा? वहां ठंडा करेगा। तो यहां पर अगर वर्षा होगी वाई पे तो वर्षा कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, लॉजिक से बता रहा हूं, अगर ना समझ में आए तो हाथ खड़ा कर लेना। वर्षा एक तो कम होगी क्योंकि हवा में नमी नहीं है, नमी नहीं है तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे। अब जब बादल बने भी तो जब वो वर्षा गिरेगी तो पानी की बूंद नहीं गिरेगी, उसकी जगह क्या होगा? हिम गिरेगा। क्या गिरेगी? स्नोफॉल। पानी की बूंद से प्यास मिट सकती है। चुल्लू भर पानी लीजिए, चुल्लू बनाइए, उसमें पानी गिर रहा है, पी जाइए। बर्फ इकट्ठी कर लीजिए, प्यास नहीं बुझेगी। तो बर्फ में भी नमी कम होती है। तो यहां पर और यहां पर सेम अक्षांश पे होने के बावजूद क्या जलधाराओं के प्रभाव की वजह से नमी बदल सकती कि नहीं बदल सकती? यूपीएससी जब छात्र ने पूछा कि सर एनसीईआरटी पढ़नी या नहीं पढ़नी, तो इस सारे सिद्धांत को यूपीएससी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझाती है। और यूपीएससी एक कथन कर लेगा, वो कहेगा कि अक्षांश समान होने के बावजूद भी, अक्षांश समान होने के बावजूद भी पूर्वी या उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप की जलवायु भिन्न है। भिन्न है। ये भिन्नता, ए असर्शन आता है, दूसरा कथन क्या होगा? ये भिन्नता गर्म व ठंडी जलधाराओं की वजह से। पूछेगा ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट सही एक गलत, एक सही ये दूसरा उसका कारण, ऐसे ही पूछता है कि नहीं असर्शन रीजनिंग। इस तरह से प्रश्न बन जाता है, सरल प्रश्न है। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा उसने, एक और प्रश्न पूछा कि हमने आर्थिक जीवन रेखा एक नदी को कहा था उत्तर अमेरिका में, कौन सी नदी थी? यहां पर है सेंट लॉरेंस। और कोला प्रायद्वीप पर हमने एक शहर बताया था, पोर्ट बताया था, रशिया का मुरमांस्क। मुरमांस्क, ठीक है। सेंट लॉरेंस में जहाज चलते हैं, पानी के जहाज जाते हैं, क्यों? यातायात करते हैं। तो उनका यह प्रश्न है, यूपीएससी का यह प्रश्न है कि समान अक्षांश होने के बावजूद सेंट लॉरेंस नदी साल में 4 महीने बंद कर दी जाती है।
क्योंकि वो बर्फ जम जाती वहां। जबकि मुर्मांस्क मुर्मांस्क आर्कटिक वृत्त के पास होने के बावजूद भी 12 महीने तक यातायात के लिए खुला रहता है। कारण बताएं। कितने लोगों को कारण पता चल गया? सिंपल। चित्र बनाया, हमें दिखाई दे गया कि वहां पर कोई चीज ऐसी होगी जो गर्माहट लेकर आ रही है। तो क्या गर्माहट लेकर आ रहा है? नॉर्वेजियन। वहां पर ये, तो ये ठंडा जल क्या करता है? ठंडा जल ठंडक लाता है, तापमान को गिराता है। तापमान गिराने के बाद क्या करता है? आर्द्रता को भी कम कर देता है, क्योंकि ठंडे उसमें नमी कम हो जाती है। समझ में आ गया? इसी सिद्धांत पे एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, कई प्रश्न आते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि जलधाराएं क्या होती हैं, ये समझ में आया। जलधाराओं पे लिखना क्या है वो अलग बात है, वो बाद में लिख देंगे, बट ये आपको बनाना आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं पहले तो ये बना लीजिए जितना मैंने बनाया, फिर उसके बाद कुछ लिखवा भी देंगे। श्रेया कह रही है विषुवत रेखा का समझ नहीं है। श्रेया, कभी भी ना ट्रेन पे से उतरना हो तो ट्रेन के दरवाजे पे खड़ी हो जाना बस, फिर देखना लोग कैसे उठा के नीचे तक ले जाते हैं। जो तुम्हें अनुभव होगा ना, उसी वजह से पानी को अनुभव होता है, पानी चलने लगता है। जब पीछे से धक्का लगेगा तो सब चलेगा। तो विषुवत रेखा पर, क्योंकि हमारी विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा पे नहीं कह रहा हूं, उसके उत्तर की पेटी में और दक्षिण की पेटी में क्या है? हवाओं के द्वारा धकेले जाने से पानी एक निश्चित दिशा में बहने लगता है। सर आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी। मुझे कोई टेंशन नहीं बताने में। सर एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, फिर तो मैं ही मास्टर बन जाऊँ। हाँ हाँ, आप ही बन जाएंगे, कोई टेंशन। सर एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर? क्या रोशनी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। चैप्टर चैप्टर खेल रही हो, खोलोगी तो दिख जाएगा महासागर। सर जी प्रैक्टिस शीट मिलेगा क्या ज्योग्राफी का? किडनी देने ही वाला हूँ वैसे तो। प्रैक्टिस शीट सारी चीज़ें आपके एटलस में है। सर नया अपडेट सही, बस वीडियो स्पीड का ऑप्शन भी बोल दीजिए। टेक्निकल टीम को मैंने बोल दिया, और बताइए। सर राजस्थान में दिन में गर्मी और रात में ठंड क्यों है? मोहित भारती जी, हर जगह पर दिन में गर्मी और रात में ठंड होती है, राजस्थान में क्यों? कहीं से भी मतलब सवाल देखो ऑनलाइन के, तो भगवान ने मुंह दिया है तो बोलना है, तो ऐप मिला है तो छापना है। राजस्थान में दिन में गर्मी रात में ठंड, क्या बात कर। दिन में सूरज है, सूर्य का तप आता है, वो सब चीज़ों का तप आता है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। रात में सूर्य नहीं होता। तो स्क्रीन ब्लर है बेटा, ब्लर नहीं है, आपको एक बार रिफ्रेश करना होगा। यहाँ तक हो गया? बना लिया सब लोगों ने? चलिए अगले पेज पे लिखिए फिर। जलधारा, जलधारा, ओशन करंट, सागरीय जलधारा। महासागरों में सागरीय जलधारा, सागरीय जलधारा। महासागरों में लंबी दूरी तक, महासागरों में लंबी दूरी तक सुनिश्चित दिशा में, महासागरों में लंबी दूरी तक सुनिश्चित दिशा में संकरे क्षेत्र में जल के प्रवाह को, संकरे क्षेत्र में जल के प्रवाह को, जल के प्रवाह को जलधारा कहा जाता है। तो संकरा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता, कुछ क्षेत्र में ये बह रहा है। ठीक है, कहां से बह रहा है? जिन क्षेत्रों में पवने, ठीक है। जलधाराओं के निर्माण के पीछे, जलधाराओं के निर्माण के पीछे
अनेकों कारण होते हैं जलधारा के निर्माण के पीछे अनेकों कारण होते हैं, जिनमें कुछ कारण जिनमें कुछ कारण सागर के बाहर जिनमें कुछ कारण सागर के बाहर ब्रैकेट में लिखेंगे पवन पवन सागर के बाहर के कारण बता रहा हूं, पवन कॉमा दाब पवन दाब कॉमा वर्षण इत्यादि पवन दाब वर्षण इत्यादि। वर्षा से भी बदल सकता है, दाब से भी बदल सकता है, अभी हमने कहा ग्लेशियर के पिघलने से भी, तो पर ये बाहर के इत्यादि ब्रैकेट क्लोज। और हम क्या लिख रहे थे, ये महासागरों के बाहर से होते हैं, ऐसा लिखा था बाहर, और उसमें आपने लिख लिया कुछ कारण महासागरों के अंदर, महासागरों के अंदर। इसमें ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लवणता लवणता कॉमा ताप या तापमान, लवणता तापमान कॉमा घनत्व, ये जल का घनत्व होता है, घनत्व इत्यादि ब्रैकेट क्लोज। महासागरों के अंदर से होते हैं, महासागरों के अंदर से होते हैं, ठीक है। जलधाराओं का वर्गीकरण, जलधाराओं का वर्गीकरण उनकी स्थिति के आधार पर होता है। जलधाराओं का वर्गीकरण उनकी स्थिति के आधार पर होता है, जिसमें दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। उसमें दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। पहला सतही जलधारा, सतही जलधारा अंग्रेजी में सरफेस करंट, जो सतह पे बहती है वो क्या कहलाती है, सतही जलधारा, ठीक है। और दूसरा गहरा सागर जलधारा या गहरी सागर जलधारा, गहरी सागर जलधारा। अंसार अहमद ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, इस तरह के प्रश्न फेंकने बंद करिए, मजाक हो जाएगा अगर इसका उत्तर दिया अंसार अहमद मैंने तो। भारतीय इतिहास के निर्माण में भौगोलिक कारकों की भूमिका स्पष्ट करिए, ठीक है। तो मुझे बताइए कि भारत का इतिहास, क्या हिमालय की वजह से बहुत सारे आक्रांताओं को भारत को प्रोटेक्शन मिली है कि नहीं मिली है, तो क्या वो भूगोल में आएगा कि नहीं आएगा। भारत में आपने चोल साम्राज्य में बहुत ज्यादा नौवहन का विकास देखा, क्यों देखा, क्योंकि भारत के पास तट रेखा है, होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें भी कर सकता हूं। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं अंसार अहमद के बारे में, कि इसकी भूमिका स्पष्ट करें या स्पष्ट करें, क्या करोगे अंसार भाई, ए करोगे या बी करोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो तुम करने नहीं वाले, वो तो हमको समझ में आ गया कि भारत का भूगोल आप बताइए कि भारत के भूगोल की वजह से, बीच में विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत होने की वजह से, क्या उत्तर भारत की संस्कृति कला और संस्कृति और दक्षिण भारत की कला संस्कृति भाषाएं अलग हैं कि नहीं है। अगर आना जाना सुगम होता तो सेम भाषा ना हो जाती, तो भारत के भूगोल में वो होगी कि नहीं होगी। किस तरह से भारत में एंट्री करनी है, भारत का व्यापार होगा, वो सब उस पर डिपेंड करेगा। इतिहास यही है कि नहीं। क्या आपने सुना कि भारत के इतिहास में कुछ क्षेत्रों में, हम मगध की बात करते हैं, वहां पर जो है योद्धा हुए, क्यों हुए, वहां पर लोहा मिलता है कि नहीं मिलता है। लोहा मिलता है तो वहां से तलवारें बननी शुरू हुई, बनी कि नहीं बनी। और जहां पर नहीं होता है, जहां पर वो नहीं होता है, वहां पर लोगों ने और व्यवसाय शुरू किए।
तो ये सारी चीजें इतिहास में आ जाएंगी। अंसार अहमद भाई बताओ, अस्पष्ट करोगे अस्पष्ट करोगे, ये बताओ। कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, आपका हिंदी का अपमान कर कैसे सकते हो, ये बताओ मुझे। ये तो लिखित में कर रहा है, ना तुम्हारी भाषा साफ, ना विचार की क्षमता, बट क्या कर रहे हो सर, हिंदी का रिजल्ट नहीं आता। हिंदी का रिजल्ट क्यों नहीं आता ये बताइए आप। क्या आपको कारण अस्पष्ट हुआ? ऐसे अस्पष्ट होता चला जाएगा, क्योंकि हम अपनी भाषा का टोटल निरादर करेंगे। सर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे भाई, पढ़ लोगे तो स्पष्ट हो जाएगा, सच में हो जाएगा। कल कुछ सोचिए, 583 बच्चे हुए हैं, उसमें से जो आप 900 मैंने आपको बताए थे, 900 में से 583 बच्चे पास हुए। 583 को छापना है भाई, इनमें से कितने लोगों को लूं? क्लास शुरू करने से पहले 46 लोगों की लिस्ट लगा के आया हूं कि ये 46 लोग इस बार के एमएमपी में सिलेक्टेड हैं। क्लास के बाद फिर जाऊंगा, फिर लिस्ट बताऊंगा, और जाके 100 के करीब बच्चे लूंगा। और जैसे ही कोई अस्पष्ट और अस्पष्ट वाला होता है, इसको हटा दिया जाता है। और हिंदी की बात नहीं हो, अंग्रेजी में मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि यार जिसकी भाषा नहीं हो बेचारा पीटी स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो ये वाला मजाक बंद करें। सर आंसर राइटिंग तो आपसे चेक करवाना ही है। बेटा इतना स्पष्ट करोगे तो मेरी 2 ही किडनी है, वो चली जाएंगी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ब्रेनस्टॉर्मिंग का कल भी बताया ना, कम से कम अपनी तरफ से थोड़ी तो करेंगे। प्री पीवाई क्यों देखा, भारत के इतिहास में भारत के भूगोल की क्या भूमिका है? अरे सारी भूमिका है भाई, सारी भूमिका है। लेकिन अभी क्या होगा, हमारी क्लास बाधित हो जाएगी। किसकी वजह से? जो विषय चल रहा था वो अटक जाएगा। तो ऑनलाइन में ये वाला खूब चलता है, ये अचानक उठे प्रश्न पूछेंगे हम, अस्पष्ट नहीं है अस्पष्ट करिए। डराना बंद करो। ऐसी कोई गुलामी नहीं लिखवाई मास्टर जी ने अस्पष्ट करने के लिए। अंसार अहमद कह रहे हैं टाइपिंग मिस्टेक। आपको लगता है अस्पष्ट में टाइपिंग मिस्टेक है? चाचा खूब टाइप करते हैं हम, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, इतने मूर्ख नहीं है। हमको भी पता है कि एक वर्ग अस्पष्ट ही बोलता है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप परीक्षा देने वाले हैं, इसे पास करें। आपका अगर कोई आपकी कोई मिस्टेक अगर बता दे तो उसे थोड़े से गरिमा के साथ, भाई मान लीजिए हाँ भाई ये सीखने की नहीं सर, टाइपिंग मिस्टेक, ना ना हमारी गलती भाई, हम फालतू में ले लिए। और सर एक बार चेक कराइए, नो किडनी अवेलेबल है कि नहीं। चलिए, तो हम कहां पर थे, लिखवा दिया आपको। 2 तरह की चीजें। तो मान लीजिए ये महासागर है, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक चल रहा है उस पर प्रश्न पूछें। अचानक पेट में कब्ज होने की वजह से प्रश्न पैदा ना करें। ये हमारी सागर की एक हमने एक डायग्राम बनाया। यहां पे प्रवाहित होने वाला जो होगा धारा, ये क्या कहलाएगी? सतही जल धारा। इसे कौन चला सकता है? पवन चला देगी, पवन धक्का दे देगी तो चल गई भाई। लेकिन एक बात बताइए, यहां पे इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? यहां पर इकट्ठा होने लगेगा जल, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे कम हो जाएगा, यहां पे बढ़ जाएगा। अगर बढ़ेगा पानी, ठीक है, अगर बढ़ेगा पानी, ये मेज है मेरे पास, इस मेज पे मैं किताबें भरता जाता हूं भरता जाता हूं भरता जाता हूं, तो क्या एक बिंदु आएगा कि मेज जो है टूट जाएगी? क्यों टूट जाएगी? जब भार हो रहा है तो पानी का भी तो भार होता है। तो पानी का भार होता है, उठाइए 100 लीटर की बोतल अपने सिर पर, पता चल जाएगा पानी का भार होता है। तो यहां तो कई टन पानी इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब जब ये भारी हो जाएगा तो क्या ये नीचे की तरफ जाने लगेगा कि नहीं? ये नीचे जाने लगेगा। अब जब नीचे पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा तो यहां भी तो एकत्र होगा, तो ये यहां पे चलने लगेगा। ये सागर के तल में चलने लगेगा। इसे क्या कहेंगे? गहरी सागर धारा। गहरी सागर धारा, ठीक है। मान लीजिए यहां का पानी, एज्यूम करते हैं यहां का पानी अगर ठंडा है, ठंडा पानी का घनत्व बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगा। या तो पानी की मात्रा बढ़ जाए, या तो पानी की मात्रा बढ़ जाए, या पानी का घनत्व बढ़ जाए। दोनों केस में भारी हो जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आपको डाउट है तो सरसों का तेल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, पानी नीचे चला जाएगा, सरसों का तेल ऊपर आ जाएगा। क्यों? जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे। तो यहां पर कौन सा होगा? ठंडा पानी। यहां पर कौन सा पानी होगा? जिसकी लवणीयता ज्यादा होगी वो नीचे होगा कि नहीं होगा? जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो
नीचे होगा। सर ये चल क्यों रहा है? अरे भाई ऊपर से धकेला जा रहा है, धकेलते 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 ऐसे हो जाता है ना। सुनते रेलगाड़ी में जनरल बोगीज कम हो गई हैं, सब एसी ही बना रहे हैं, लेकिन जिन बेचारों के पास टिकट नहीं है वो देखते हैं कि यार अब तो जनरल में ही जाना है और जनरल भरी हुई है, तो फिर कैसे घुसते हैं? एक काम करो, डब्बा के सामने खड़ा हो जाओ, लोग थोड़ा थोड़ा 150 ग्राम धकेल 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 के चढ़ा देंगे कि नहीं चढ़ा देंगे? है कि नहीं? कुछ लोग को याद आ रहा, हाँ यार धकेले तो गए थे, और वो बेचारा पैर नहीं हिला सकते, हाथ नहीं हिला सकते, और सामने वाला अगर महक रहा है तो वो सफर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। ऊपर से धकेल रहा धकेल रहा धकेल रहा, तो ये नीचे पानी चलता है, गहरा पानी ऊपर पानी, सतही जल। समझ में आ गया? इतना सिंपल है ज्योग्राफी का सिद्धांत। अब इसको न्यूक्लियर फिजिक्स बनाओ, अस्पष्ट नहीं हो रहा है, अस्पष्ट हो जाएगा अगर आप थोड़ी बार अगर इसके अंदर का भूत निकालेंगे और सिंपल चीज कर लेंगे। ठीक है? और विषय जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, सारी तो कराऊंगा, विश्व भी कराऊंगा, भारत भी कराऊंगा, ये सारी चीजें होनी होनी है। यहां तक क्लियर हो गया? सतही और गहरी। तो हमारी जो एटलस है, एटलस में आपको क्या दिखाता है? सतही। एटलस में हमेशा सतही। तो वो जो आपने वहां पर पढ़ा, आपने पढ़ा यहां पर क्या पढ़ा? गल्फ स्ट्रीम, यहां पढ़ा नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, और यहां पे नॉर्वे करंट भी पढ़ा कि नहीं? नॉर्वेजियन। तो ये क्या है? यहीं के लोकल नाम हो जाते हैं। गल्फ से निकला तो गल्फ, उत्तर अटलांटिक में पहुंचा तो उत्तर अटलांटिक, नॉर्वे पहुंचा तो नॉर्वे कर दिया, लेब्राडोर में है तो लेब्राडोर। ये वाला दक्षिण वाला भी तो मुड़ेगा, दक्षिण वाला जब मुड़ता है, क्योंकि ये ब्राजील में है, तो इसे क्या कहते हैं? आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है? तो ये तो आपने बना भी लिया, आपने कुछ लिख भी लिया, आपका मन है तो आप ये भी बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। सर इस बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं निकला, कोई बात नहीं प्रतिभा बेटिया, अगले अटेम्प्ट में जो गलती की है उससे आगे बढ़ जाओ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्रीलिम्स विशेषकर आप लोग, मुझे नहीं पता, आप तो नए बैच हैं, मैंने पुराने बैच से भी आज बात की कि भाई आप तो देख चुके हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें ऐसे कोई नोट से नहीं आ जाता है, वो डायनामिक है, आपको पढ़ के जाना होता है। भूगोल एक ऐसा एरिया, बढ़िया मजे से उसे कैप्चर किया जा सकता है, तो करना चाहिए। बहुत से छात्र जो मेरे पिछली बार सिलेक्ट हुए, आईपीएस आईआरएस तक हो गए, वो भी प्रीलिम्स में रह गए। और ये इतना क्रूर परीक्षा है, इतनी क्रूर परीक्षा है कि आप भले ही पिछली बार एक रैंक पा गए, इस बार 0 कर सकती है वो अपना पिछला रैंक तो रहेगा, वो तो सेवा में चयनित हो गए, वो तो हो ही गए, बट वो सोच रहे थे कि सेवा में अपना वो बदल लें, अपनी सर्विस बदल लें, तो वो सब 0 कर देती। तो अगर आप किसी कारण से रह गए तो मन छोटा मत करिए, बट हाँ ये जरूर देखिए कि आपने गलती कहाँ की। ठीक है? एनसीईआरटी वाला प्रश्न पूछना बंद करो, सर पढ़ना है नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है। ठीक है? सर क्या साउथ इंडियन लोगों को साउथ इंडियन बोलना सही है या खाली इंडिया को बोला जाना चाहिए? क्या वे डिवाइड सही है? इनका नाम आईएएस अभिषेक है, तो बेटा आईएएस तो हटा लो, मूर्खता हो जाती है। ठीक है? भारतीय लोग जो दक्षिण भारत में रहते हैं उन्हें दक्षिण भारतीय कहना कोई दिक्कत है? उत्तर भारतीयों को उत्तर भारतीय कहना कोई दिक्कत है? विशेषण ही तो है, विशेषण है। क्या इसमें कोई देश के खिलाफ बात हो रही? ये सूचक, ये विशेषण करता क्या है? विशेषण संज्ञा की कोई खास एक विशेषता बताता है ना, दिशा का सूचक है। ये आए अचानक देशभक्ति, ये खोखली देशभक्ति, आप समझ रहे हैं? सर इनको इंडियन क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कहा इंडियन नहीं कहेंगे? क्या मैंने ऐसा कहा इंडियन नहीं कहेंगे? हद है। एक बात बताइए, चेन्नई सुपर किंग्स है कि नहीं है? वो दक्षिण भारत की टीम है कि नहीं है? बेंगलोर है कि नहीं? वहां विराट कोहली खेलते कि नहीं खेलते? मजाक बना रहे हैं यार। अचानक सोचिए, ये पास वास होने नहीं आया है, ये इसको नेता बनना था, नेता बनना था, लगे हाथ नेतागिरी कर गया। सॉरी फिर से ऑफलाइन दे यार, ये चैट हटा दो, ये फालतू वाले ना अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सर बताइए यहाँ फ्योर्ड नहीं बनेगा? कहाँ बना रहा है? हर जगह फ्योर्ड थोड़ी बन रहा है, जहां देखा पजामा वहां फ्योर्ड बनाने लगा। बताया फ्योर्ड कहाँ बनती? हटा दो, चैट हटाओ यार। सर फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे पूछे? ज्योग्राफी का पूछ रहा है वो, उत्तर भारतीय को उत्तर कहेंगे तो सर क्या फिर इंडियन नहीं रहेगा? हद है यार। क्या हमारे पास राज्यसभा है? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का करता है, वहां राज्यों की बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि राज्यसभा की संकल्पना जो है भारत को विभाजित करती है? वो हमारे संघवाद का परिचायक है यार।
बट फिर मैं किससे बात कर रहा हूं? जिसने अपनी 10वीं में पास नहीं की होगी, है ना। ये वाला भी हटा दो, इसे क्यों रखा हुआ? सर विषुवत रेखा पर जलधारा क्यों नहीं चलती? कंफ्यूज है। कंफ्यूज रहिए, कंफ्यूज रहिए भाई, जलधारा को कोई तो चलाएगा। क्या हमने आपको पढ़ाया, क्या हमने आपको पढ़ाया कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, यहां पर गर्म होकर हवा उठती है कहां तक? 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री, और ये हमारा 30 डिग्री है, यहां से हवाएं इस तरफ आती हैं, यही हमने ही पढ़ाया ना। तो इस एरिया में पवन चल रही हैं या ऊपर उठ रही हैं? तो विषुवत रेखा पर पवनें ऊपर उठ रही हैं। भाई धक्का मारने के लिए तो हवा क्षैतिजिक चलनी चाहिए कि नहीं होता? कंफ्यूज होने में क्या दिक्कत है? आप पिछली क्लास करिए ही नहीं, आत्मसात करिए ही नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिगिनर हो, जो पढ़ाया उसे दोहरा तो लिया करो। तो हमारी एक छात्रा थी बहुत पहले, तो उन्होंने परीक्षा दी प्रीलिम्स से कुछ 20-25 दिन पहले वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा सर हमको प्रीलिम्स देना है। दे दो। फिर नहीं सर आप एक ग्रुप बनाते हैं, सर हमको भी उस ग्रुप में आना है। हमने कहा वो ग्रुप बन चुका है, उसके लिए हमको कम से कम 60 दिन चाहिए होते हैं बेटिया, 25 दिन बहुत कम है। वो नहीं नहीं सर आप हमको एक बार देखिए सर, 25 दिन में हम कर देंगे जो भी आप काम देंगे। हमें कर लो, हो नहीं पाएगा। तो 25 दिन में लड़ भिड़ कर उन्होंने कहा सर हम करेंगे, कर ली। फिर हमने कहा कि देखो, जब प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स की परीक्षा मेन से आसान है, क्योंकि प्रीलिम्स में उत्तर आपके सामने होता है। तो टेस्ट क्या है? पहचान कौन, ये उत्तर है, देखना है। तो जिस पर भी आपकी घंटी बजे ABCD में, अचानक दिमाग कहेगा ये वाला है, वो सही होता है। ये हमने बताया था बच्चों। अब वो लेट आई थी, उन्होंने भी सुन लिया। वो शाम को आई, बहुत गुस्से में आई, बोली सर सारा प्रश्न जो था ना UPSC का, हम जो पिछले 25 दिन में आपके साथ बैठ के दिन रात किए, सर वो सब वहीं से आया। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन सर घंटी खराब हो गई। हर जगह बज रही थी, A में भी, B में भी, C में भी, D में भी। क्या दिक्कत बताइए, क्या दिक्कत हुई? रिपीट नहीं किया, रिपीट नहीं किया। अभी आप सोचिए कि आप किसी सभा में गए, उस सभा में एक स्पीकर था, आज से 3 साल पहले आपने किसी व्यक्ति को पहली बार देखा, अचानक वो आपके सामने फिर आ जाए, तो आपको लगे कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, यही होगा ना। बट आप उसका नाम नहीं बता सकते। तो ऐसा ही होता है जब आप एक ही रिवीजन करते हैं, कहीं तो पढ़ा है NCERT में, लेकिन घंटी सब पे बज रही। अच्छा, और आप यूं समझिए कि आप कॉलेज जा रहे हैं, आप इस दिशा में जाते हैं, वो इस दिशा में जाती है, रोज देखते हैं आप उसे, आपकी हिम्मत नहीं उससे बात करने की, ठीक है। फिर आप एक बार देखते हैं, अच्छा उस कॉलेज में जा रही है, तो आपको पता चल गया, वो भी देख रही है, नौटंकी रोज जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जाके दोस्त से पता करवाया कौन से विषय में, ठीक है। अब आप इतने वर्षों तक, 3 वर्षों तक उसका पीछा कर रहे थे, पीछा क्या कर रहे थे, उसके साथ साथ जा रहे थे, समानांतर चलते थे आप। अब जीवन बदल गया, उनका जीवन अलग, तुम्हारा जीवन अलग। अब तुम्हारे बाल बच्चे हो गए, उसके भी बाल बच्चे हो गए, अचानक एक बार फिर सड़क पे दिखी, तो आप पहचान जाओगे, ऐसे कहोगे जीवन में कहीं तो देखा है, घंटी फिर बजेगी, फिर याद आएगा यार तब बात कर लिए होते तो बात बन भी जाती। क्यों? रोज रिवीजन हो रहा था पूरे रूट का। तुम लोग क्लास में आते हो, एक बार सुनते हो, मास्टर जी हाँ सारा भूगोल आ गया, ऐसे कैसे आ गया भाई? इस चीज को दोहराना तो पड़ेगा कि नहीं। यहां आ रहा है बेचारा पहले दिन, अरे मानचित्र कल कैसे बनाए थे, पीछे से टेप टेप के बना रहा है। अरे घर जाना था यार, 4-5 बार मानचित्र बना लेना था, विश्व के मानचित्र बनाने में क्या दिक्कत थी? और आपके पास तो रिकॉर्डेड रहता है, फिर से देखिए, फिर से करिए। बट वो क्षमता का निर्माण हम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है क्या हम IAS सच में बन जाएंगे। लेकिन कुछ यहां पर बैठे हैं जो ये मानते हैं कि भाई ये विकल्प नहीं है मेरे पास कि क्या मैं सच में बन जाऊंगा, बन जाऊंगी। मैं आई हूं बनने के लिए, मैं आया हूं बनने के लिए, तो जो जरूरत है वो मैं करूंगा या करूंगी। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। और इस बात को कह के अनसुना करने वाले अधिक छात्र हैं, सुन के रुकने वाले कम हैं। मैं तो कहता हूं कि अच्छे शिक्षक नहीं मिलते तो अच्छे छात्र भी कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। और जब गुरु को मिल जाए तो छात्र गुरु से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो तिब्बत में एक गुरुकुल था, वहां पे बहुत ही प्रख्यात गुरुजी हुआ करते थे। तो उनके पास एक जिज्ञासु बालक पहुंचा
उसने कहा गुरुजी मुझे अपने गुरुकुल में रख लीजिए। तो रोज आते थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, आया है तो कहीं रख लो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपका बेस्ट शिष्य बनूंगा। हाँ हाँ, सभी यही कहते हैं, मेरी किडनी दो ही है। मास्टर जी ने कहा चलिए बैठिए। उसको काम दे दिया साफ सफाई का। जो काम दिया वो काम झट से करके आता था, कहता गुरुजी और बताइए। अरे भाई इसको कोई और काम दे दो। गुरुजी के बीसियों काम होते हैं, अब नया नया छात्र है, उसको क्या बताना। लेकिन उसको जो काम दो, आप लोगों को काम दिया, आप कह के सुन के अनसुना कर देंगे, लेकिन वो करता ही करता था जो होगा। गुरुजी भी परेशान, भैया यार ये लड़का जो है इतना काम कर देता है, फिर भी कोई बात नहीं। गुरुजी को ऐसा लगता था ये ना बनावट ज्यादा करता है, ये कर करके दिखाता है, ये मेरी नजरों में आना चाहता है, कोई बात नहीं। तो ऐसा हुआ कि एक बार अचानक उसी क्षेत्र में, उसी गांव में, वहां पर एक गांव था, उस गांव में आग लगी। आग लगी तो आश्रम के जितने भी गुरुजी के साथ चेले थे, सब लोग गए आग बुझाने में, सामुदायिक कार्य होता है। तो आग बुझा रहे थे गांव की। अचानक क्या है, गुरुजी मैं क्या करूं? आग बुझाओ। गुरुजी कहाँ बुझानी? वो झोपड़ी है उसमें जाओ। गुरुजी ने कहा झोपड़ी है उसमें जाओ। वो जल्दी झोपड़ी में घुस गया। तो गुरुजी ने कहा अरे चलो, घुस गया। बोले मास्टर जी आग बहुत ज्यादा है, अब तो इसका कुक्कड़ ही निकलेगा। अब ये घुस गया। आग की लपटें आती रही, सब कुछ होता रहा, आग खत्म हो गई। वो बैठा ध्यान लगाए, उसमें पाया गया इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोला आपने बोला झोपड़ी में जाओ, मैं झोपड़ी में चला गया। बोला जले नहीं, हमने तो यही सुना था, जाओ, मैं पहुंच गया। गुरुजी भी इधर उधर देखे, किस्मत है बेटा बच गया, इसका ख्याल रखा करो, ये पगला है, कोई दिक्कत। गुरुजी एक बार फील्ड विजिट में ले गए, ठीक है। तो तिब्बत है, तिब्बत में पहाड़ होते हैं सब कुछ, तो गुरुजी दिखा रहे थे तिब्बत पहाड़ ये सारी चीज। तो अचानक पहाड़ के किनारे पे, सिरे पे पहुंचे, जिसे क्लिफ कहते हैं। गुरुजी कुछ बताए थे अचानक, गुरुजी गुरुजी मैं भी देखूंगा, और बताइए गुरुजी मुझे क्या करना है। गुरुजी परेशान थे, ऐसे कूद जाओ। जाओ ही कहा था, कूद चुके थे ये सर नाम। बोले यार अब इसकी हड्डियां इकट्ठी करो। नीचे पहुंचे, वो बैठा धुनी जमा के, फिर ओम ओम कर रहा है यार, इसको कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा ये क्या है? बोला आपने कहा कूदो, मैं कूद गया, और कुछ हुआ मुझे क्या पता, आपने कहा था, कुछ सोच के ही कहा होगा। गुरुजी भी सोच रहे, सोचा तो नहीं था। कूद गया लड़का, कूद गया कि नहीं कूद गया? तो उन्होंने कहा बेटा ये बताओ ये करते कैसे हो? बोला गुरुजी मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो आप बोलते हैं मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं कुछ तो है तुम में। पर नहीं गुरुजी सब आप ही में है। पर नहीं नहीं मुझ में नहीं है, मैंने तुमसे ऐसे ही कहा, तुम कूद गए और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, संभव है? बोला गुरुजी जो आप कहते हैं मैं कर देता हूँ और वो हो जाता है। गुरु ने कहा अच्छा पानी पे चल के दिखाओ, नदी थी। भाई साहब वो चल गया, चल के लौट आया। गुरुजी ने कहा ये कैसे कर लिए? बोला गुरुजी सब आपकी शक्ति है। गुरुजी भी हैरान, बोले रुको मेरी शक्ति मैं ही चल के देख लेता हूँ। गुरुजी चलने लगे, डूब गए। पब्लिक बचा के ले आई गुरुजी। गुरुजी क्या कर रहे थे? बोले यार इस पगले की वजह से। अब तुम बताओ क्या जादू टोना करते हो? बोला मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो आप कहते हैं वो करते हैं। बोला अच्छा एक बार फिर नदी पे चल के दिखाओ। बोला अब नहीं चलूंगा, अब तो आपको डूबते देख लिया, मैं तो आपके विश्वास पे चल जाता था, आज आपको डूबते देख लिया, मैं कैसे चल जाऊंगा? तो यहां हम देखते हैं कि छात्रों का शिक्षक पे कोई, उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं। हम कह रहे हैं इसको दोहरा लीजिए, नहीं। हम कह रहे हैं इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए, नहीं। लेकिन सर सपना हमारा टूट रहा, कैसे टूट रहा भाई? ये जो भी एमएमपी बनता है, बहुत से लोग हमको लिखते हैं सर एमएमपी में भर्ती कैसे ले, भर्ती कैसे ले। हम तो वही ढूंढ रहे होते हैं छात्र की, जिसको कह दिया, निर्देश दे दिया, मतलब कंप्यूटर में एंटर डाल दो तो वो एंटर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। छात्र में एंटर डालो, शाम को आना चाहिए, उसके माध्यम से फर्क नहीं पड़ता हिंदी का है चाहे अंग्रेजी का है। और मैं बता रहा हूँ चमत्कार हो सकते हैं, चमत्कार हो सकते हैं, चमत्कार में विश्वास रखिए। बट पहली चीज तो हमें अपने पर ही विश्वास नहीं, हमें अपने पर ही विश्वास नहीं। और मैं ये भी मानता हूं कि हमें पीठ थपथपाई कम जाती है। कुछ अच्छा करें तो शायद ही कोई शाबाशी मिलती है, बट गलती करें तो, छात्र मुझसे पूछ रहे थे सुबह ऑनलाइन में, सर फेल हो गया, पापा को क्या बताना है? यही बताना है फेल हो गया, और क्या बताएगा? अचानक ये थोड़ी बोलेगा कि आम के दाम बढ़ गए, भाई रिजल्ट है तो बोलना पड़ेगा ना। लेकिन ये सच की वजह से
कईयों को ये रखा गया, अगर पास हुए तो आगे पढ़ना दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, नहीं तो ये नाक कटवा दी। पिताजी आपकी नाक तो आपकी है, मेरी जेब में क्यों डाल दो? ये मत करना, वो नहीं करना, लड़कियों पे खासकर होता है कि अपने परिवार की नाक तुम्हारे हाथ में। यार आप लोगों की अपनी संभाल के रखो ना यार, अपने स्पेयर पार्ट मुझे क्यों पकड़ा रहे हो? मेरे से अपने नहीं संभाले जाते यार, सीधी सी बात है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसे मान गरिमा बनाकर कुछ ना कुछ हम में कमियां जब निकलती हैं तो हमारी आलोचना ज्यादा होती है, तो हम फेलियर से इतना घबराने लगे हैं कि अगर कोई हमें करे पहाड़ से कूदो, मूर्ख समझे हो क्या? हम क्यों कूदे? लेकिन एक बार कूद के तो देखो, क्या पता गुरुजी के पास सच में वो रहस्य था, क्या पता वो अनुभव किया ही होगा। आप सोचिए, पंछी, एक चील ले लीजिए, बाज ले लीजिए, उनके अक्सर जो हैं घोंसले जो हैं बहुत ऊंचाई पे होते हैं। तो छोटा सा बाज का अंडे में से जब चूजा निकलता है तो माता बाज आकर उसको खाना खिलाती है। वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो एक दिन माता उसे किनारे पे ले जाती, बोलती कूद। वो ऐसे देखता है, दुष्ट माता, आज तक तो रोज खाना खिला रही थी, नीचे देख रही हो। इतना मौका नहीं देता, तब तक लात पड़ जाती है, वो नीचे गिरता है, और गिरते 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 उसके पंख और परवाज दोनों आ जाते हैं। ये पंख और परवाज के लिए थोड़ा तो विश्वास लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी तो यही सवाल चल रहा है, सर एटलस लेनी है क्या, एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? मुझसे क्या मतलब बार्गेन कर रहे हो? सर 150 रुपया में नहीं हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? जो चीज़ चाहिए वो तो करनी होगी कि नहीं करनी होगी? आप लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ को देखते रहें और जहां पर लिख रहे हैं उसको करें। सर हमको कंफ्यूजन है, थोड़ा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि इक्वेटर पर पवने ये वाला क्षेत्र शांत क्षेत्र होता है, इसी को हमने अभिसरण क्षेत्र लिखवाया था आपको, अंतर ट्रॉपिकल, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, आईटीसीजेड बताया था कि नहीं बताया था जब आपको चित्र में बताया था? कुछ ऐसा करवाया कि नहीं करवाया? ये पवनें आकर यहां पर मिलती हैं, तो कहां पर पवनों का प्रभाव होगा? इस पेटी में प्रभाव होगा, यहां पर कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा पानी, पानी नीचे जा रहा है और नीचे जाकर यहां पर स्थल और वो, ठीक है। अगला लिखेंगे आगे, अवस्थिति के अलावा, अवस्थिति के अलावा महासागरीय धाराओं को, अभी तो स्थिति के आधार पे था, उसके अलावा हम कह रहे हैं अपनी अवस्थिति के अलावा महासागरीय धाराओं को उनके तापमान के आधार पर, उनके तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं, उनके तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है, गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। जिन स्थानों पर, जिन स्थानों पर धारा में प्रवाहित जल का तापमान, जिन स्थानों पर धारा में, जिन स्थानों पर धारा में प्रवाहित जल का तापमान आसपास के जल के तापमान से अधिक होता है, प्रवाहित धारा के जल का तापमान आसपास के जल के तापमान से अधिक होता है, ऐसी जलधारा को क्या कहते हैं? अगर आपकी धारा में तापमान अधिक है आसपास से, तो ऐसी धारा क्या कहलाएगी? गर्म जलधारा। ऐसी जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऑन करना है चैट, क्या चाहते हैं?
क्या कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल करें। ऑफ स्क्रीन के बाद 10 मिनट बैक से क्लास स्टार्ट हुआ होगा, वहाँ से आगे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैनेज कर लेगा। बेटा ध्यान दीजिए ना, जो क्लास में चल रहा है ये सब छोड़िए टाइप करना, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। सर प्लीज बताएं यूपीएससी वाला किसको ज़्यादा प्रेफर करता है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? बेटा ऐसे प्रश्न वालों को प्रेफर नहीं करता है, ठीक है? कि सर इंग्लिश वालों को प्रेफर करता है, हिंदी वालों को प्रेफर करता है, ऐसे प्रश्न करने वालों को प्रेफर नहीं करता है। जो परीक्षा की बात कम करते हैं, इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं, तो उनको प्रेफर करता है जो दिशा के लिए क्लियर हैं और कूदने की हिम्मत रखते हैं। आप तो अपना नाम तक बताने की हिम्मत नहीं रखते, आपका नाम केजीएस यूजर है, तो ये फर्जीवाड़ा बंद करें, ठीक है? यहाँ तक हो गया? गर्म जलधारा हो गया। इसके विपरीत आगे लिखेंगे, इसके विपरीत जब प्रवाहित जल का तापमान, इसके विपरीत जब प्रवाहित जल का तापमान जब प्रवाहित जल का तापमान आसपास के जल से कम होता है, आसपास के जल के तापमान से कम होता है, ऐसे प्रवाह को ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखिए मेरे बिना बताए जल्दी से। गर्म जलधारा का उदाहरण क्या है? उत्तरी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय या गल्फ स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वे वाला भी है, ठीक है? चित्र में ही हमने उनका रंग बदल दिया था, आप देखेंगे चित्र में हमने जो ठंडी जलधारा है, एक आसान तरीका फॉर्मूला बताता हूं, जो भी पानी जिसका भी एरो ध्रुवों से विषुवत की तरफ होगा वो क्या होगा? ठंडा। जिसका भी एरो विषुवत से ध्रुव की तरफ होगा वो क्या होगा? गर्म। आसान तरीका, आसान तरीका हो गया। लेकिन लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, उन अपवादों की बात हम बाद में करेंगे। बट सामान्यतः क्या होता है, ध्रुवों से आने वाला पानी ठंडा होता है और विषुवत से जाने वाला पानी गर्म होता है। ये क्यों बहते हैं, इनसे क्या अंततः क्या अर्जित होता है, वो जनरल ज्योग्राफी में बताएंगे। लेकिन अगर कई जगहों पर आपको जलधाराएं मिलती हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। तो जलधाराएं, अब एक प्रश्न लिखेंगे, सभी लोग एक प्रश्न लिखेंगे, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? और इनका तटीय क्षेत्रों के स्थानिक मौसम पर या तटीय क्षेत्रों के ऊपर प्रभाव, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं और इनका तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि तटीय क्षेत्रों पर जलधाराओं का प्रभाव क्या है। सोच के पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे, और फिर अगर आपको लगता है कि आपका विचार सही है तो आप हाथ खड़ा करेंगे। ऑनलाइन छात्रों से मैं इसमें कुछ नहीं मंगा रहा हूं, ऑफलाइन छात्र। देखो भाई, सवाल ये था कि तट पर क्या प्रभाव होता है, ये कह रहे हैं धारा का घनत्व ज्यादा होता है, क्या ये सही उत्तर है? प्रभाव बताओ, जो पूछा जाए उसका जवाब दो, जो जानते हो उसको बेकार में डालने का क्या फायदा, है ना? हाँ जी, इन्होंने हाथ खड़ा किया, बताइए क्या प्रभाव होता है? मत्स्य पालन में मदद करता है। क्या करता है? क्या करता है? तो तट पे आर्थिक प्रभाव, ये कह रहे हैं कि जलधाराओं का मत्स्यन पर विशेष प्रभाव है। वो क्या है अभी उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, मत्स्यन हो गया, और
व्यापार। तो इन्होंने कहा जैसे सर यहाँ आपने उदाहरण दिया मुरमांस्क का जो पोर्ट है, बैठ जाइए प्लीज। तो मुरमांस्क का पोर्ट जलधाराओं की वजह से 12 महीने खुला हुआ है और ये 4 महीने के लिए बंद हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जलधाराएं जो हैं यातायात को भी प्रभावित करती हैं, तटीय क्षेत्रों को, वहां का यातायात, वहां का व्यापार, वहां का यातायात, वहां का व्यापार और वहां की आर्थिक विकास पे प्रभाव डालेंगी। 2 हो गए। चलिए तीसरा किसी के पास? जी आप बताइए। कहाँ से? अच्छा वो हाथ खड़ा करते ना, वो पीछे आ गए। जलवायु को अनुकूल और प्रतिकूल, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। मरुस्थल हो जाता, चलिए बैठ जाइए। तो 2 बिंदु आए जो लगभग सेम आए कि ये जल धाराएं जो है तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे यहां पे गर्म जलधारा थी, गर्म जलधारा ने क्या किया, आर्द्रता बढ़ाई तो वर्षा ज्यादा होगी। तो जहां भी गर्म पानी होगा, गर्म मतलब सापेक्षिक रूप से गर्म पानी होगा, तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो मेघ निर्माण होगा, वर्षा ज्यादा होगी। तो क्या ये जलवायु उन्होंने प्रभावित की, वर्षा बढ़ा दी। यहां पर क्या किया, आर्द्रता कम कर दी, सोख लिया। तो ये एक क्षेत्र का तापमान बदल सकती हैं, ये एक क्षेत्र की आर्द्रता बदल सकती हैं, और कुछ केसेस में तो ये ठंडी जलधारा, कैनेरी ठंडी जलधारा, यहां पर तो मरुस्थलीकरण भी करती है। तो कुछ क्षेत्रों को शुष्क बनाते हैं, कुछ क्षेत्रों को नम बनाते हैं। और हमारे मित्र ने कहा कि कई जगह पर रहने योग्य अनुकूल जलवायु इस वजह से होती है। आप सोचिए मुरमांस्क आर्कटिक वृत्त पर है तो बहुत ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या उसने रहने योग्य बनाया कि नहीं बनाया? तो ये इस वजह से होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बोला। और कोई? और कोई? हाँ जी। कृषि को कैसे प्रभावित करता है बेटा? तो वो अभी जलवायु में बताए नहीं, तो मजाक कर रहे थे क्या हम? बताए तो, जब वर्षण होगी, अब वर्षण में तुमको नहाना है, फिल्मों में गाना बनाना है, कृषि करना है या शराब बनानी है, जो मर्जी कर लो। तो हम बोले तो जलवायु, पानी आया तो अलग बिंदु नहीं है, बैठ जाओ, बुरा मत मानो। अब ऐसा हो गया मैंने बिंदु दिया तो मानना ही मानना है। अरे उसी बिंदु का उप बिंदु है ना। अगर वहां पे वर्षा आएगी तो वर्षा क्या करेगी, वहां आर्द्रता बढ़ाएगी। आर्द्रता की वजह से अगर वहां पर मनुष्य नहीं है तो भी वहां पर वनस्पति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मनुष्य आ गया तो उसने पेड़ काट के वहां पर क्या लगा लिए, घास लगा ली। ठीक है। हाँ जी, और क्या है? जैव विविधता में अंतर आ सकता है, किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता को वहाँ की जलवायु प्रभावित करती है, वहाँ महासागर के तापमान प्रभावित करते हैं, तो वहाँ की जैव विविधता उससे भी प्रभावित हो सकती है। और क्या है? नौवहन में सहायक, किसी ने ये बात नहीं की, नौवहन में अगर आप जलधाराओं के साथ बह रहे हो तो आपको समुद्र साथ में लेकर जाएगा, और अगर उसके विपरीत हो तो विपरीत। मैंने शायद यहाँ पर अपनी अंगोला की कहानी बताई थी, यहां से मेरा जहाज आ रहा था, ऐसा मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यहां पर एक जलधारा बहती है, इस जलधारा का नाम है बेनीगुएला जलधारा। क्या नाम है? बेनीगुएला जलधारा। यहां पर एक जलधारा बहती है, कौन सी बहती है? पेरू। ये क्योंकि विषुवत रेखा की तरफ जा रही है तो ठंडी है। ठीक है। अंगोला से मेरा जहाज निकला, जहाज चलता था 12 जहाजों की स्पीड नॉटिकल माइल में होती है, 12 नॉट। नॉट मतलब नॉटिकल या समुद्री मील। ठीक है। 12 का मतलब आप समझ लो कितना होता है, 1.8 होता है। तो कुछ 20 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलता है जहाज। तो हमें जाना था, यहाँ से हम निकले और कहाँ आना था, भारत आना था। भारत में हम इसके लिए अंगोला से तेल ला रहे थे, रिलायंस के लिए। तो हमारा काम होता है कंपनी में बताना कि हम किस तारीख को पहुंचेंगे। तो अगर मेरे पास दूरी है और अगर मेरे पास गति है, तो दूरी को गति से भाग करके क्या मैं समय निकाल सकता हूं? तो समय निकाल के हमें भेजना होता है कि कब तक जहाज पहुंच जाएगा। तो कप्तान ने भेज दिया था, कप्तान ने भेजा इससे, और यहाँ पे जहाज चल रहा है 7 या 9 या 10 नॉट पे चल रहा है। 6 घंटे हो गए, 9 नॉट चल रहा है, 7 8 9। कप्तान का थोड़ा हौसला गिरने लगा, नया कप्तान था, शायद इस रूट पे कभी रहा नहीं होगा।
फिर वो 9 के बाद समुद्र भी थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था, काफी जहाज हिचकोले ले रहा था, तो वो 7 हो गया, 6 हो गया। 6 का मतलब आपने किससे गणना की है? 12 से। जहाज किस गति पे चल रहा है? 6 पे। तो जो आपने समय सोचा था अब दुगना लगेगा कि नहीं? उसने कहा यार मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं कहा चिंता क्यों कर रहे हो, चलने दो। अब मैं तो थोड़ा भूगोल जानता था, प्लान मैंने बनाया था। मैंने कहा सर अभी कोई दिक्कत नहीं, ये इसी लेग में होगा, अगले 12-18 घंटे ये है, उसके बाद गति बढ़ जाएगी। नहीं 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 कप्तान मैं हूं, आपकी मर्जी। उसने अपनी रिपोर्ट बदल दी कि अब जो है हम इतने दिन नहीं इतने दिन बाद पहुंचेंगे। कंपनी से आया, ऐसा क्या कर रहे हो भाई तुम, जहाज हमारा है, तुम बीच में कहीं और तो नहीं रोक रहे हो? पहले लग रहे थे मान लो 17 दिन, अब तुम कह रहे हो 30 दिन, ऐसा कैसे हो गया? और सारे जहाज 17 दिन में आ जाते हैं, तुम्हारा 30 क्यों लग रहा है? तो बेचारा उसे समझा रहा है। 18 घंटे बाद वापस 12 हो गए हम। बोला अब क्या करूं? मैं तब भी कुछ नहीं था यार। अगर आपको थोड़ी भी बात समझ में आ रही है तो ये आपके खिलाफ चल रहा है, पानी आपके खिलाफ चल रहा है। आप सोचिए, ये तो स्कूलों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 10वीं 11वीं में न्यूमेरिकल, नदी के बहाव के साथ नाव जा रही तो क्या स्पीड होगी, और नदी के खिलाफ जा रही है तो ये समुद्र की नदी तो है, समुद्र की नदी है। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो समझ आ जाता है। जब उसके बाद यहां गए, इधर आए, तो अचानक जो है स्पीड बढ़ गई, 12 की जगह 15 हो गई। बोला यार ये तो रॉकेट बन गया है। ये चिंता मत करो, ये छोटी छोटी बात पे क्यों घबराना है, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, और अंत में क्या निकल के आएगा? जहाज की औसत गति क्या निकलेगी? औसत कितनी आएगी? 12 आएगी। आप लोग जब तैयारी करते हो, कभी कभी ऐसा लगता है सारी मुट्ठी में है हमारी दुनिया, आज सारी किताबें तोड़ डाली, जोश आता है कि नहीं आता है? और उसके बाद फिर 6 दिन का अवसाद आता है, भगवान उठा ले, जहां जगह वहां रख लेना, यहां नहीं रहना। आता है कि नहीं आता है? बट फिर भी यात्रा चलती रहती कि नहीं चलती रहती? चलती रहती है, और अंततः प्रीलिम्स फिर भी आता है, मेंस भी आता है, मुख्य भी आता है, हम शिक्षकों का भी हाई और लो आता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बात यह है कि आपका ग्राफ किस तरफ जा रहा है। अगर इस तरफ जा रहा है तो आप पास हो रहे हैं, अगर दिन ब दिन आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है तो गड़बड़ है। तो अपना साथ ऐसा रखिए, अपने शिक्षकों से जो बात कर रहे हैं उन सब चीजों पे करें तो ज्यादा काम हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी लोगों को? करंट जो इन्होंने बिंदु दिया नौवहन में करता है। तो कितने लोग, अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपको प्रश्न दिया है, क्या दिया था? महासागरीय धारा का तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव। जल्दी से 5 बिंदु अपने शब्दों में लिखेंगे, जल्दी से। ये केजीएस यूजर कुछ ना कुछ बोलता ही बोलता है, कह रहा है सुनामी का खतरा। बेटा इसका कोई सुनामी से लेना देना नहीं है। तो हमने क्या लिखा था? मत्स्यन। दूसरा नौवहन, मत्स्यन भी लिखा, नौवहन भी लिखा। तीसरा जलवायु परिवर्तन, कहीं पर जलवायु में प्रभाव, परिवर्तन नहीं लिखेंगे, जलवायु प्रभाव। तो कहीं पर तापमान बढ़ सकता है, कहीं पर शुष्क हो सकता है जैसे मरुस्थल। ठंडी जलधाराओं के साथ क्या होते हैं? मरुस्थल होते हैं। और गर्म जलधारा के साथ क्या होता है? वर्षा होती है। गर्म जलधारा वर्षा, ठंडी जलधारा मरुस्थल। ठीक है। नौवहन में सहायक, नौवहन क्या होता है? जहाजों का जो चालन होता है उसमें मदद करते हैं। मत्स्यन, मत्स्यन में भी वो होता है। ठीक है। किसी ने कहा जैव विविधता, जैव विविधता पर भी होता है। ठीक है। वैश्विक जलवायु सब चीजों पर इसका प्रभाव होता है। और एक मेरी तरफ से लिख लीजिए, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। क्या लिखेंगे? पृथ्वी का ऊष्मा बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट संतुलन करते हैं। तो पृथ्वी में गर्म और ठंडे क्षेत्रों में जो ये स्थानांतरण होता है, ऊष्मा बजट। चलिए ऊष्मा बजट समझ में नहीं आया, चिंता मत करिए, ऊष्मा बजट मैं आपको जनरल ज्योग्राफी में जरूर पढ़ाऊंगा। रोशन लिख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही कहा रोशन ने। फिशिंग भी सही कहा, हॉट या कोल्ड वेदर।
हॉट या कोल्ड भी लिख दिया बेटा रोशन, साथ ही साथ में शुष्क और आर्द्र भी लिखना होगा जैव विविधता में। ठीक है। अब अब मैं ये जो मत्स्यन की किसी ने बात कही उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मत्स्यन कहाँ होता है। तो मत्स्यन का केंद्र मत्स्यन के लिए जहां ठंडी व मिलती हैं, इसी पे प्रश्न आ जाता है कि गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां पर मिलती हैं वहां पर मत्स्यन के लिए अनुकूल हो जाता है। तो कोई बताएगा क्यों अनुकूल हो जाता है? ये हमारा समुद्र है, ठीक है, यहां पर ठंडी जलधारा और यहां पर गर्म जलधारा। गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा जिन क्षेत्रों में मिलते हैं उन क्षेत्रों में मछली ज्यादा पकड़ी जाती है, मत्स्यन का केंद्र बन जाते हैं। क्यों? तो मछली के रहने योग्य स्थिति उपलब्ध हो जाती है। इसका क्या मतलब है ये बताइए, क्या हो जाता है वहां पे रहने? शांत शांत शांत, हाँ जी। तापमान संतुलन, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो जब सर्दी पड़ती है तो आप लोग गीजर का पानी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो थोड़ा सा गीजर का गर्म पानी लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा लेते हैं, हाथ वाथ लगाते हैं, फिर देह पे लगाते हैं, ठीक लग रहा है डाल लेते हैं। ये मूर्ख लॉजिक मछली पे कभी मत लगाना। मछली को ठंड लग रहा था, रजाई वजाई, ए थोड़ा गर्म पानी, हाय बहन बहुत अच्छा लग रहा है, चलो। ठीक है, ऐसे विज्ञान का मजाक मत उड़ाओ। ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछली ठंडे में रहती है। जो हम बात करते हैं ध्रुवीय भालू, कभी आपने सुना ध्रुवीय भालू जो है दिल्ली में पाया गया, भाई ऊपर बहुत जाड़ा पड़ रहा था, मैं लौट आया, मर जाएगा भाई। बल्कि आप देखिए वैश्विक तापन में ध्रुवीय भालू को जीवित रहने के लिए उसके शरीर पे बहुत मोटा फर होता है जो उसकी ऊष्मा को बांधे रखता है। अगर उसको गर्म क्षेत्र में ले आए वो बेचारा अपने ही फर की वजह से मर जाएगा, इतना ज्यादा गर्म है, तो वो नहीं आता है। तो जो मछली ठंडे पानी में पाई जाती है वो ठंडे में रहती है, उसकी चिंता मत करो। जो गर्म में है वो गर्म में, ऐसा नहीं बहन बहुत गर्मी हो रही चलो आओ थोड़े ठंडे की तरफ होते हैं, ये बढ़िया हिल स्टेशन, ये मनुष्य वाला लॉजिक नहीं लगाना, ये तो एकदम गलत हो गया। हाँ जी वहां पे हाथ। प्लैंकटन शैवाल होता है, वैसे तो प्लैंकटन शैवाल नहीं होता है। चलिए बैठ जाइए, ठीक कह रहे हैं आप। सर फिश के लिए फूड मिलता है, वहां पे फूड क्यों मिलता है? स्विगी है उधर। सर वहां पर ना कुहासा हो जाता है तो कुहासा में मछली मछली मिलेंगी, फिर प्रजनन करेंगी, कुहासे का फायदा उठाएंगे कि भाई वहां पर्सनल रहता है, कोई देख नहीं रहा है। ये देखो ये भी मनुष्य वाला लॉजिक लगाया कि नहीं? सर वहां कुहासा है, वो था ना अचानक बादल बादल थे तो जो है पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा, बादल में हम मार के भी आ जाएंगे, ऐसा सुने थे कहीं पे? विज्ञान का फजीयत जब बनाई गई थी, एक बोला भी यहाँ पर कि सर जल धाराओं का एक नुकसान है, जो वहां मिलती है ना सर वहां कोहरा हो जाता है, उसकी वजह से यातायात नहीं हो पाता है। सुनो, यातायात वो वाला नहीं है, रडार लगे रहते हैं। हमने जहाज ऐसे ऐसे चलाए 7 7 दिन कुछ दिख नहीं रहा है, हम पूरा पूरा सागर पार कर गए। क्यों? क्योंकि रडार होता है, रडार नेविगेशन होता है। इसीलिए तो नेता कुछ भी बोल जाते हैं, बादल है बेटा दबा के उनको दिखेंगे ही नहीं, रडार में सब दिखेंगे। इन लोगों को लगता अंधेरे में दिख नहीं रहा है, वहीं पकड़े जाओगे। कोहरे का फायदा उठा रहे मछली के साथ। सर वहां अंडे देने का वातावरण होता है, सारे मनुष्य जो है मछली बन के सोच रहे हैं आज कि अगर इनका मछली योनि में हो जाए तो बढ़िया रहेगा। यूपीएससी नहीं देना। हाँ बेटिया बताइए। अच्छा ठंडी जलधारा पादपों को लेकर आती है, तो मुझे एक बात बताइए बेटिया कि ठंडी जलधारा तो ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों में तो वैसे ही पादप नहीं पनपेंगे,
तो कहां से लाती है, मतलब अगर आपका विचार मैं ले लूं तो लाती कहां से? ठीक है, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। इसे ये मत समझिए कि मैं आपके, जो भी बच्चे हाथ खड़ा करते हैं आप उत्तर देते हैं, तो ये मत समझिए कि मुझे आपकी बात को गलत करना है। मुझे आपकी बात में जो गलती है उसको जरूर दिखाना है ना। जो हमारे मित्र ने कहा सर थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, मजे में, मतलब ना नमक ज्यादा ना कम, बढ़िया लग रहा। तो देखिए मछली, मछली वहां ज्यादा मिलेगी जहां भोजन ज्यादा होगा। मछली का भोजन है क्या? मछली का भोजन है प्लैंकटन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्लवक। प्लवक है। प्लवक क्या होता है? सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म पादप व जीव, माइक्रोस्कोपिक है। पादप को कहा गया, प्लवक जो है इसको कहा गया फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक। ठीक है, और जीव को क्या कहा गया? जूओप्लैंक्टन। तो इस खाने को खाने के लिए मछली आएगी, मछली आएगी। तो मुझे एक बात बताइए, पादप को पादप को खाने के लिए, पादप को खाना बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। पौधों को क्या चाहिए होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? मृदा चाहिए, मृदा चाहिए। समुद्र में तो मृदा होती नहीं है, समुद्र में मृदा होती है क्या? नहीं होती। तो जब ये दोनों पानी मिलेंगे, सोच के बताइए, जब ये दोनों पानी आपस में मिलेंगे तो एक का घनत्व ज्यादा है कि नहीं? तो मान लीजिए ये गर्म पानी ऐसे आया, यूं आया, ठंडा पानी भारी होने के कारण नीचे जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? और गर्म पानी हल्का होने के कारण ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो यहां पानी बहुत खंगाला जाएगा। तो मिश्रण होगा ना जब, और दोनों अलग अलग घनत्व के पानी हैं, तो पानी यहाँ पे बहुत अच्छे से खंगाला जाएगा। जब खंगाला जाता है तो उसमें बुलबुले भी बनेंगे, एरेशन होगा। तो यहाँ पे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। अब मछली को आना है तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्यादा मछली का मतलब क्या आपको पता है? पर्यावरण में आपको पढ़ाया जाएगा, अगर तालाब में, अगर तालाब में ज्यादा मछलियां, ज्यादा पादप हो जाएं तो वो तालाब मर जाता है। उसको सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, जब बहुत ज्यादा जीव उसमें आ जाते हैं। क्योंकि सबको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन। कहीं आप सोचते हो कि मछली ऑक्सीजन नहीं लेती, मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो कहाँ होता है? पानी में घुला हुआ। अब ये बताइए कि इस तरह से पानी खंगाला जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नंबर वन, एक तो ऑक्सीजन की मात्रा तो ज्यादा मछली को वो सपोर्ट कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि हम ये कई बार देखते हैं कि जो पोषक तत्व हैं वो ठंडे पानी के साथ नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। समुद्र के तल में बहुत सारे पोषक तत्व नीचे जाकर बैठ गए हैं, लेकिन अगर खंगाला जाएगा, ठंडा गर्म मिक्स हो रहा है, तो पोषक तत्व भी वहीं पर सतह पे बने रहेंगे। मृदा तो नहीं है, लेकिन पोषक तत्व तो चाहिए प्लवक को। अगर प्लवक को पोषक तत्व मिल रहा है और उस क्षेत्र में ज्यादा ऑक्सीजन है, तो मुझे बताइए क्या पादप, फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जुगोप्लैंक्टन, जुगोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये तो पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, तो वो बढ़ गए। अब ये दोनों किसका खाना होते हैं? मछली का खाना होते हैं। तो मछली ना तो तापमान के लिए जा रही है, चलो बहन चलते हैं वहां पर, वो है ना अंडे देने जा रही है, जो लोग सोच रहे हैं अंडे, ना प्राइवेसी के लिए जा रही है। मछली किस लिए जा रही है? खाने के लिए। आप बताइए, पंछी जो उड़ता है वो क्या ढूंढता है अपने लिए? कहीं दाना ही तो ढूंढ रहा है ना, खाना ही तो ढूंढ रहा है। तो जानवर अपने लिए क्या करता है? खाना ढूंढता है, सो जाता है। उसका तो ये, उसको तो एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है। तो ये मछली भी अपना खाना ढूंढ रही है, जहां पर ज्यादा खाना होगा वो हो जाएगा। सर वहां एक घास उगता है जो फिश को प्रिय है, खास घास है। ये चाइना वाली तो नहीं, मंचूरियन टाइप कुछ हो, कुछ भी बनाते हैं, आप समझ रहे हैं? तो ये सब कहीं बहुत बढ़िया से बता दिया गया होता है। कुछ मास्टर जो हैं इतना बढ़िया बता देते हैं कि बच्चे के दिल में जो है जगह हो जाती है। वहां घास उगता है, घास वास नहीं उगता है। क्या उगता है? प्लैंकटन। प्लैंकटन शैवाल नहीं होते। शैवाल क्या होते हैं? वो एल्गी होता है, तो वो अलग चीज है, बट प्लैंकटन होता है। तो ये कैसे क्षेत्र हो गए जहां पर जल का मिश्रण हो रहा है, वहां पे एरेशन हो रहा है एक तो, और दूसरा क्या है, वहां पर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाने की वजह से क्या हो गया? फाइटोप्लैंक्टन और जूओप्लैंक्टन बढ़ गए, इसलिए मछली वहां पर आती है। क्लियर हो गया?
मछली आएगी तो मछली के पीछे कौन आएगा? मछुआरा आएगा। तो इसलिए मत्स्यन के केंद्र बन जाते हैं। लेकिन यहां पर गर्म पानी है, तो गर्म पानी वाष्पित भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? वाष्पित ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे ठंडा भी है। तो आप यूं समझिए कि आप जो है भगोने में पानी उबाल रहे हैं, तो भाप बन रही है कि नहीं बन रही? उसके ऊपर एक ठंडी थाली रख दीजिए, थाली के नीचे क्या जमेगा? पानी जम जाएगा कि नहीं? कैसे जमा? ये सारी भाप ऊपर जाकर क्या हो गई? संघनित हो गई। कंडेंसेशन ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? संभव है? संभव है। आज की डेट में जब बाहर बहुत नमी है हवा में, अगर ये पानी की बोतल जो सामान्य टेम्परेचर पे है, अगर ये एकदम ठंडी होती तो अभी यहां पर पानी जम जाता कि नहीं जम जाता? तो मैं ये कहना चाहता हूं, ठंडे पानी के संपर्क में जब वाष्प आएगा तो वो संघनित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस सारे क्षेत्र में क्या आ जाएगा? कोहरा। समझ में आया कोहरा? तो कोहरा कहां पे बना? वायु मंडल में। और पानी का मिश्रण कहां पर हो रहा है? जलमंडल में। मछली को क्या जरूरत है, जलमंडल या वायुमंडल? मछली को तो जलमंडल चाहिए। तो जब हम कोहरे की बात करते हैं, कोहरा क्या करेगा? कोहरा तो अलग चीज है ना। गर्म और ठंडे जल के मिलने से कोहरा बनना एक सामान्य सी बात है। तो जहां पर गर्म और ठंडा जल मिलता है वहां पर कोहरा बनता है। कोहरे की वजह से यातायात में, समुद्री यातायात में कुछ अवरोध आ सकता है? जी हां, आ सकता है। आप खुद बताइए, जब आपके शहरों में कोहरा होता है तो सड़कों पर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ट्रेनों को रोक दिया जाता है? रोक दिया जाता है। और क्या ट्रेनों पर और हवाई जहाज की भी लैंडिंग बंद हो जाती है? लेकिन क्या दुनिया के सारे हवाई जहाजों में ऐसा है? नहीं। अब हमारे पास क्या है? रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी लैंडिंग सर्विसेज हैं, हमारे पास रडार होता है, सब कुछ होता है। तो तकनीक है, उन सब से हो जाता है। लेकिन हाँ, चुनौती जरूर हो जाएगी। तो ये किसके लिए? नौवहन के लिए चुनौती हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, ये चुनौती नहीं है। हमारे पास नियम होते हैं, हमें बताया जाता है कि किस तरह से, इस तरह में हम लोग ट्रेंड होते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में नेविगेशन कैसे करना है। और यहाँ पे मछली समझ में आ गया, मत्स्य उद्योग क्यों है। तो अब ये नहीं कहना कि सर वहां पर जो है विशेष घास लगती है और जो है क्या, गर्म, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। बहन देखो ये बढ़िया है, यहीं पे चलते हैं। और वो जो पर्सनल वाले अंडे देने के लिए सर इधर बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका मत्स्यन। और आपकी जलधाराएं होंगी, गर्म हो गया, ठंडा हो गया। विश्व की जलधाराएं पढ़ के आए थे आपने, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। आशा है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आ जाए हम अपने चित्र पर। कितने लोगों को आज इस्थमस भी समझ में आ गया? इस्थमस भी समझ में आया? ठीक है। अब हम अब हम एक बार को इसी मानचित्र पे चलते हैं और एशिया का मानचित्र खोलिए, जल्दी से एशिया का मानचित्र खोलिए। एशिया का मानचित्र खोल लिया? खोल लिया सब लोगों ने? भौतिक मानचित्र के रंगों को देखिए। कहीं पर आपको भूरा दिखाई देगा, कहीं पर आपको हरा दिखाई देगा। अब तो आप इनका मतलब जानते हैं सभी लोग। सभी लोग, आशा है ऑनलाइन वाले छात्र भी अपनी एटलस खोलेंगे। एशिया का भौतिक मानचित्र खोल लीजिए। खोल लिया? भारत दिखाई दे रहा है? कौन से रंग का है? क्या भारत हरे रंग का है? मुझे तो नहीं लग रहा यार। या तो आपकी आंखों का जो है कुछ इलाज होना चाहिए। भारत हरे रंग का नहीं हो सकता। भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा पीले रंग का होगा। ये दिखाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये उठा हुआ है। और भारत का उत्तर भूरे रंग का है, यानी यहां और भी ज्यादा उठा हुआ है। जितना गाढ़ा रंग हो जाएगा उतना। और प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के पर्वतों के बीच में हरी पेटी है, जिसमें आप और मैं बैठे हुए हैं अभी क्लास में। तो ये कहना कितना गलत हो जाएगा कि भारत हरा है। जब इतना पढ़ा दिया, अब तो यार इतना रंग आना चाहिए। फिर तो अगर ऐसा हो रहा है ना हरा, तो मैं आपको बता दूंगा आईपीएस में आपको जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आईपीएस में कलर ब्लाइंडनेस को डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता है। आपको अगर सारे रंग एक ही दिखाई दे रहे हैं, हरा, यानी सावन का अंधा सब हरा ही हरा दिख रहा है, ऐसे तो नहीं है आप। ठीक है। तो भारत की ये विविधता है। ठीक है। अब हम आए, वो जो लाल सागर के साथ जो एक प्रायद्वीप है,
अरब प्रायद्वीप कहते हैं उसे, लाल सागर के साथ। लाल सागर देखा? लाल सागर, ऐसे नहीं किसी भी सागर पे हाथ लगा लिया। लाल सागर के पूर्व में, लाल सागर के पूर्व में कौन सा प्रायद्वीप है? पूरा अरब प्रायद्वीप है। अरेबियन पेनिनसुला लिखा है कि नहीं लिखा है? सऊदी अरब उसी में है। नहीं है तो बेकार में गंभीर बन के मत दिखाओ, मौका है एकदम चंपक बन के पड़ोसी से पूछ लो कुछ, एकदम पीएचडी बन के। समझ नहीं आ रहा भाई, बस इज्जत बचा ले। किससे बचा ले? किससे बचा ले यार, बताओ। ये बेचारा फाइटोप्लैंक्टन डूब गया मेरे पानी में, मक्खी गिर गई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? भूरा रंग, हाँ। ये है अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है, सबसे बड़े छोटे तो हम अक्सर देखते रहते हैं। तो इस पे जहां अरेबियन पेनिनसुला लिखा उसमें ब्रैकेट में 1 लिख लो। 1 का मतलब हमेशा ये होता है कि सबसे बड़ा होगा, नंबर 1 पे हो गया। ठीक है, अरब का प्रायद्वीप दिखाई दे गया। अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में तो है लाल सागर, इसके उत्तर में बताइए क्या है? फारस की खाड़ी। मिली या नहीं मिली? सब लोग देख लीजिए, परिचय है, अगर ये नहीं देखेंगे तो गड़बड़ है। अरब का प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी मिल गई। फारस की खाड़ी मिल गई। क्या आपको अरब सागर भी मिला? ये सब मार्क करते चलिए, अरब सागर भी मिल जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अरब के प्रायद्वीप का रंग क्या है भौतिक मानचित्र में? तो भूरा है। भूरा या पीला? भूरा या पीला? तो अब तो आपको समझ में आ गया देख के कि ये पठारीय होगा। अधिकांश हिस्सा इसका क्या है? पठारीय। लेकिन जो इसका पूर्वी हिस्सा है वो हरा दिखाई दे रहा होगा। तो अगर नदी रखी जाए तो नदी किस तरफ को बहेगी? पश्चिम से पूर्व की तरफ। नदी तो ढाल की तरफ बहेगी कि नहीं? तो ये भी एक लॉजिक होता है कि भाई नदी बहेगी कैसे, ऐसे बह जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब इसके उत्तर में जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी के ऊपर फिर ब्राउन आ गया। ईरान, इराक, ये मुख्य भूमि है, यहां पर फिर पर्वत आ गए। ठीक है, भारत की तरफ आ जाओ, भारत के ऊपर तो सबसे गाढ़ा भूरा है या नहीं? एकदम ब्राउन है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय लिखा है। हिमालय के उत्तर में चलते जाइए, तिब्बत लिखा है। बस मेरे साथ रहिए, उसमें वो दिखना चाहिए हिमालय। हिमालय के उत्तर में तिब्बत, तिब्बत के उत्तर में कुनलुन लिखा होगा। कुनलुन भी लिखा है। मिल रहा है कि नहीं मिला? नहीं तो एकदम पड़ोसी से पूछ लो। कुनलुन के बाद थोड़ा सा रंग हल्का हो जाता है और वहां लिखा होगा तारिम घाटी। तारिम लिखा है। अब थोड़ा सा रंग जो है हल्का हुआ होगा, यानी थोड़ा निचला स्थान, लेकिन अभी भी ऊंचा है। घाटी होगी, तारिम आ गया, मिला। तारिम के भी उत्तर जाऊंगा तो तीन शान आ जाएगा, फिर से पर्वत आ गए। तीन शान है, तीन शान। तारिम, तारिम के ऊपर फिर से जो ब्राउन आया, तीन शान है या नहीं है? पड़ोसी से पूछ लो, कोई चिंता नहीं करनी, अब तो परिचय ले रहे हैं। अब हम कहां पर हैं? हम ना चीन और मंगोलिया के पास हैं, और ये केंद्रीय एशिया भी है। केंद्रीय एशिया, चीन, मंगोलिया। पूर्व में क्या है? चीन है। तो अब सभी लोग इसी मानचित्र के साथ में जो दूसरा मानचित्र वो राजनीतिक है कि नहीं? राजनीतिक और भौतिक दोनों खोल के बताइए, चीन का अधिकांश हिस्सा कौन से रंग का है? तो चीन तो भूरा है। चीन का 2/3 भाग, चीन भले ही बड़ा देश होने दीजिए, टॉप 3 में साइज में आता है, 2/3 चीन रहने योग्य नहीं है। चीन का केवल पूर्वी हिस्सा हरा है या नहीं है? केवल 1/3 भाग में, 1/3 भाग में चीन की आबादी रहती है। चीन भले ही बड़ा देश हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है पठारीय है, बहुत बड़ा हिस्सा पर्वतीय। चीन समझ में आ गया? अच्छा, जापान में बहुत सारे भूकंप आते हैं। जापान का रंग देख के बताइए मुझे जरा, जापान के द्वीपों का भौतिक मानचित्र में। जापान दिखा कि नहीं? चीन के बाद समुद्र में आएंगे जापान, कौन सा रंग है? ब्राउन है। तो जापान सारा का सारा पर्वतीय है। थोड़े बहुत हिस्से घाटियों में उनके शहर बन जाते हैं, जहां पे आपका जो है टोक्यो आ जाएगा, हिरोशिमा आएगा, नागासाकी आएगा। ये सारे मैं धीरे धीरे आपको करवाने वाला हूं। यहां तक समझ में आया? तो हमने भारत देख लिया, भारत के उत्तर में हमने देख लिया चीन में बहुत सारे पर्वत पठार हैं, और चीन के उत्तर में छोटा सा देश है मंगोलिया, स्थलबद्ध देश दिखाई दे रहा है। मंगोलिया भी भूरे रंग का है कि नहीं, जरा देखिए। तो भारत के उत्तर में तो ये सारे पर्वतीय पहाड़ हैं। अब हम आ जाते हैं रूस में। भाई ये रूस बहुत बड़ा है कि नहीं? पहले तो रशिया देखो जरा राजनीतिक मानचित्र में। रशिया दिखाई दे रहा है राजनीतिक में।
सर ये तो पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे रशिया के रंग पूछूं भौतिक मानचित्र में, तो रशिया का कौन सा रंग है? ग्रीन है या पीला है या भूरा है? सर लग तो हरा रहा है। क्या मैं कह सकता हूं पश्चिमी भाग हरा है? पश्चिमी भाग हरा है। जैसे जैसे पूर्व की तरफ आता जाता है तो यहां पर भी पर्वतीय हो जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रूस कहां पर है, रूस थोड़ा सा यूरोप में भी है और थोड़ा सा इधर भी। तो रूस का जो ये हिस्सा है ये मैदानी हिस्सा है। मैदान भी क्यों बने? ऐसा ही कुछ यूरोप में भी मैदान थे। यूरोप इतने हरे रंग का मैदान और रूस इतने हरे रंग का मैदान, क्या ये इत्तेफाक है या इसका भौगोलिक कारण है? इसका भौगोलिक कारण है हिमयुग। यहां पर हिम आच्छादित था, जब हिम गई तो उस सारी जगह को सपाट करके गई, इसलिए ये मैदान है। लेकिन लेकिन फिर भी आप उसमें देखोगे, रूस में देखिए पश्चिम में लिखा होगा वेस्ट साइबेरियन प्लेन। पश्चिम में पश्चिमी साइबेरिया मैदान लिखा है, ये साइबेरिया कहलाता है। मध्य में लिखा होगा मध्य साइबेरिया पठार, लिखा है सभी लोग। तो रूस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पश्चिम में साइबेरिया के मैदान, मध्य में साइबेरिया के पठार, और पूर्व में आइए तो बहुत सारे पर्वत। तो पहली चीज जो मैंने एटलस में आपको सिखाई कि जब भी आपको जूम करना हो तो विश्व देखिए, महाद्वीप देखिए और देश देखिए। दूसरी चीज, हमेशा जो भी आप देख रहे हैं उसका भौतिक मानचित्र के रंगों से पहचानिए कि वो कैसा है, मैदान है, पर्वतीय, पठार है। ठीक है, अभी चिंता नहीं करनी याद करने की, पहले तो परिचय लेना होता है, फिर उसके बाद देखिए कि मोटे मोटे इन क्षेत्रों का नाम क्या है। पश्चिमी साइबेरियन प्लेन, मध्य साइबेरियन पठार, पूर्वी साइबेरियन पर्वत। फिर उनके नाम हम धीरे धीरे देखते चले जाएंगे। जैसे हमने देखा हिमालय, हिमालय के उत्तर में तिब्बत, तिब्बत के ऊपर में कुनलुन, कुनलुन के ऊपर में तारिम, तारिम के ऊपर में टीनशान आ जाएगा। तो पहला तो हमें ये देखना होता है। तो कितने लोगों को पश्चिमी एशिया, जो कि अरब प्रायद्वीप था, वो दिखाई दे गया? पश्चिमी एशिया इज अरब प्रायद्वीप, दिखा? वो जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप था। उसके बाद दक्षिणी एशिया, जो कि भारत, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, म्यांमार हटा दो, भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दिखाई दे गया। क्या मैं कह सकता हूँ हिमालय के दक्षिण में? हिमालय के दक्षिण में दक्षिण एशिया हो गया। ठीक है, पूर्वी एशिया मतलब चीन और मंगोलिया। 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं। क्या हुआ? पंखा क्या करना है? ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है, क्लास ही खत्म कर देते ना थोड़ा और। बहुत ठंडा लग रहा है। अरे यार मछली की दिक्कत हो गई यार, कुछ कराओ यार, हमारी मछली बहुत ठंडा मान रही है। चलिए, तो हाँ, आपके पास अगर कंट्रोल है तो एकदम पंखा बंद कर दो यार, सारे पंखे बंद कर दीजिए यार, बिजली बचाएंगे हम। एसी तो चल रहे हैं ना। चलिए 5 मिनट और दे दीजिए, थोड़ा परिचय करा रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा। तो हमारे पास क्या है, चाइना हो गया और मंगोलिया, इसको हमने क्या कहा, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया सभी लोगों को समझ में आया कि पूर्वी एशिया एकदम ही पर्वतीय पठारीय है। ठीक है, अच्छा एक और चीज करते हैं। केंद्रीय एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो कैस्पियन सागर के पास है, जरा देखिए राजनीतिक मानचित्र में दिखा या नहीं दिखा? दिखाई दिया? अच्छा ये कैसा क्षेत्र है? ये भी तो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन कैस्पियन के आसपास तट पे हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय एशिया। तो कितने लोगों को पश्चिम एशिया दिख गया, दक्षिण एशिया दिख गया, केंद्रीय एशिया दिख गया, पूर्वी एशिया भी दिख गया। ठीक है, अब आपको ये हिस्सा देखना है। कौन सा हिस्सा? ये हिस्सा मैं अभी लिख रहा हूं यहां पर, ए और बी। ये हिस्सा कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया दिखाई दिया, ए और बी। सर ए और बी में अंतर क्या है? ए है एशिया का प्रायद्वीप और बी है साउथ ईस्ट एशिया का द्वीपीय हिस्सा। कुछ हिस्सा द्वीपीय, कुछ हिस्सा प्रायद्वीप। जल्दी से चेक करो, ये वाला हिस्सा मैं शेड कर रहा हूं, इसमें कौन से देश हैं? लाओस, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मिले? म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। इस प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? इंडो चाइना प्रायद्वीप।
इंडो चाइना प्रायद्वीप। तो ये क्या कहलाता है? ए कहलाता है प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्वी एशिया। ए क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्वी एशिया। और बी क्या है? बी में सभी लोग स्क्रीन पर इंडोनेशिया, फिलीपींस दिखाई दिया? इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये सब दिखाई दिए। ये सब क्या कहलाते हैं? आर्चीपेलागिक। आर्चीपेलागिक क्या होता है? द्वीपीय साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया दो भागों में विभाजित है। पहला क्या है? प्रायद्वीपीय, जो भूमि से सटा हुआ है, और दूसरा क्या है? द्वीपीय। प्रायद्वीपीय, द्वीपीय। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो एक बार पूछ लीजिए। लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कहां पर हुए? प्रायद्वीप में। मलेशिया भी उसी में है। मलेशिया का कुछ हिस्सा उसमें है या नहीं है? और द्वीपीय भी दिखाई देगा कितने लोगों को? इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है? इंडोनेशिया, फिलीपींस दिखाई दे गया? ये हो गया आपका पांचवा हिस्सा। तो अभी हमने क्या देखा? वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया। अब हम देखने वाले हैं फार ईस्ट, सुदूर पूर्व। इसको क्या कहते हैं? सुदूर पूर्व। सुदूर पूर्व क्या है? जापान और ताइवान। क्या आपको जापान और ताइवान मिला? ठीक है, सभी लोग। किसी ने कहा सर कोरिया भी ले लो, कोरिया भी ले लो, इसमें दोनों कोरिया ले लो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो पहला तो ये होना चाहिए, बिना डरे, बिना ये सोचे कि क्या याद करना है, किसी भी महाद्वीप को देखने के लिए उसको हिस्सों में बांटिए। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उन क्षेत्रों को विभाजन में देख लीजिए। आज आपका काम यह है कि हर एक क्षेत्र का आपकी एटलस में एक मानचित्र है। दक्षिण एशिया का मानचित्र है, पश्चिम एशिया का है, केंद्रीय एशिया का है, पूर्वी एशिया का है, दक्षिण पूर्वी का है, सुदूर पूर्व का है। देख कर आएंगे, ठीक है। उनका क्या देखना होता है? भौतिक। भौतिक में रंग देखना है। आशा है आपको सब हरा हरा नहीं दिखाई देगा, उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और देशों के नाम। इसमें से क्या प्रश्न आए हैं? इसमें देशों की राजधानियों को उत्तर से दक्षिण जमाने को कह दिया है, महासागरों को मेल करने के लिए कह दिया है, नदियां किस खाड़ी में गिर रही हैं उस पर भी कह दिया है। और मेंस में क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के भी प्रश्न आते हैं, भू राजनीतिक प्रश्न भी आ जाते हैं, संसाधनों के प्रश्न भी आते हैं, वो सब कराना मेरा काम, ठीक है। एशिया एक बड़ा क्षेत्र है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आज का होमवर्क क्या है? एशिया के छोटे छोटे खंडों के मानचित्र ध्यान से देखकर आइएगा। और फिर से कह रहा हूं, विश्वास चाहिए, अंधविश्वास नहीं चाहिए। क्लास में कितने लोग? आप और मैं, हम लोग हैं। और इसमें अगर आपको विश्वास है तो मैं सच बता रहा हूं, पानी पे भी चल जाओगे। मैं चल सकता हूं, नहीं चल सकता हूं उसे छोड़ दीजिए, आप चल जाओगे, ये आपके विश्वास पर है। तो ये रिक्वेस्ट है सभी लोग, और एशिया पर हम कल इस पर डिटेल करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।